देखा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान और उसके बाद भी राहुल गांधी लोगों के बीच पहुंचकर उनके दुख दर्द का हिस्सा बनकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे। कई लोग तो राहुल गांधी को पहले पसंद नहीं करते थे, वे अब राहुल गांधी पर एतबार करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में कल की एक घटना का जिक्र आपके सामने लाना चाहता हूं। कल यानी मंगलवार को बेंगलुरु में जब विपक्षी दलों की बैठक के बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने संबोधन में मंच पर मौजूद तमाम दलों के नेताओं का नाम लेते हुए जब राहुल गांधी का जिक्र किया तो आवर फेवरेट राहुल गांधी कहा, यानी कि हमारे प्रिय या हमारे आइए उन ममता बनर्जी को सुन लेते हैं क्या कुछ कह रही हैं। आवर फेवरेट राहुल गांधी, हमारे पसंदीदा राहुल गांधी, हमारे प्रिय राहुल गांधी, या जो भी कह लें। सुनिए जरा ममता बनर्जी को संबोधित कर रही हैं मंच को, और उसमें संबोधन क्या कुछ कहता है। The chief ministers, including Uddhav, ex-chief minister, even I don't say ex-chief minister, they will be again coming. Arvind ji, Sitaram ji, Raja, Hemant, Maan, Sitaramaiah ji, Ramesh ji, PK, our favorite Rahul Gandhi, our favorite Rahul Gandhi, our favorite Rahul Gandhi, Sharad Pawar ji, and all my youngsters who are sitting behind the dais. तो सुन रहे थे आप ममता बनर्जी को। आप जानते हैं दोस्तों कि ममता बनर्जी अपने सख्त राजनीतिक मिजाज के लिए जानी जाती हैं, और इसी वजह से विपक्षी एकता की बैठक से पहले यह संदेह बना हुआ था, यह आशंका थी कि इसमें ममता बनर्जी पहुंचेंगी या नहीं पहुंचेंगी, और अगर पहुंचती हैं तो उनके तेवर कैसे रहेंगे, खासकर कांग्रेस को लेकर के उनका रुख क्या रहेगा। क्योंकि पश्चिम बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस में हमेशा तनातनी रहती है। लेकिन सोनिया गांधी पर ममता बनर्जी न केवल बेंगलुरु पहुंची बल्कि उन्होंने मंच से सबके सामने राहुल गांधी को सबका फेवरेट यानी आवर फेवरेट का तमगा लगा दिया, यानी बता दिया कि सबके फेवरेट है। और इस बात को लेकर के अब कई मायने निकाले जा रहे हैं। जैसे क्या राहुल गांधी को इंडिया पीएम दावेदारी का चेहरा बनाना चाहता है। इंडिया का मतलब इस अलायंस की बात कर रहा हूं, जो 26 विपक्षी दलों का अलायंस है, उसकी बात कर रहा हूं। या क्या कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री का नाम आगे रहेगा। आपको याद दिला दूं कि इससे पहले पटना में लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी को दूल्हा बनने की सलाह दी थी। आप याद कीजिए कि एक सलाह जब पटना में जो पहली बैठक हुई और उन्होंने कहा कि शादी कर लीजिए, ब्याह कर लीजिए, दूल्हा बन जाइए। ये बात भी बहुत राजनीतिक गलियारों में दूर तक पहुंची कि आखिर दूल्हा बनने की बात यहां राहुल गांधी को लेकर के लालू प्रसाद यादव ने क्यों की। सुन लेते हैं उसको भी, सुनिए। तो हम लोग का सलाह माने नहीं दिया, नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था। और अभी भी समय गया, बीता नहीं है। शादी करिए और हम लोग बराती चले। शादी करिए, बात मानिए। आपकी मम्मी हमने एकदम पक्का करना पड़ेगा। मम्मी आपकी बोलती थी कि आप हमारा बात नहीं मानता, शादी करवाइए आप। हंसी ठिठोली ही सही, लेकिन यहां बात पते की कर रहे थे लालू प्रसाद यादव, और आवर फेवरेट उधर कह रही हैं ममता बनर्जी। शरद पवार और उद्धव ठाकरे से भी भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल के मुरीद हो चुके हैं, और अब तो आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भी बेंगलुरु से लौटकर कांग्रेस के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट न करने का आदेश अपने कार्यकर्ताओं को दे दिया है। जबकि आम आदमी पार्टी की राजनीति जो है वो कांग्रेस और खासकर नेहरू और गांधी परिवार के विरोध के सहारे ही शुरू हुई थी। आप याद कीजिए, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, लालू प्रसाद यादव और अरविंद केजरीवाल समेत इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के तमाम साथी अब राहुल गांधी पर ही उम्मीद लगाए बैठे हैं।
हो सकता है कि राहुल अब अघोषित तौर पर इंडिया के फेवरेट बन गए हैं। बीजेपी तो इस गठबंधन से पहले ही हैरान परेशान नजर आ रही है, दूसरी तरफ देखें, और अब राहुल का फेवरेट बनना उसके लिए और मुश्किलें खड़ी कर देगा, यह भी तय मानिए। दरअसल बीजेपी ने सोचा ही नहीं था कि विपक्षी दल उस्ताद से ऐसी उस्तादी कर जाएंगे कि नाम को शॉर्ट करना या अक्षर को बड़ा करना, यह काम तक मोदी जी ही करते आए थे। ये तो मोदी जी का ही शक, लेकिन विपक्षी दलों ने उसी दांव कर ऐसा नाम अपने गठबंधन दिया जिसका विरोध करने का मतलब देश का विरोध करना हो जाएगा। मोदी जी ने कई बार वोट फॉर इंडिया का नारा चुनावी मंचों से लगाया है। अब वो और उनमें तमाम भाजपा के नेता कैसे कहेंगे कि इंडिया के लिए वोट दो या इंडिया के लिए वोट मत दो। और इस पहली मात से परेशान मोदी एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का नया विस्तार बता दिया है। फुल फॉर्म अब एनडीए का नया क्या कुछ है, मोदी जी की जुबानी सुन लेते हैं। इंडिया बनाम एनडीए हो गया है और इसलिए एनडीए की चर्चा भी जरूरी है। कल ही एनडीए की बैठक भी हुई दिल्ली में, 38-39 दल शामिल हुए और कहा जा रहा है कि कौन किस पे भारी है और इसके अलग अलग इसकी समीक्षा हो रही है। लेकिन मोदी जी नया विस्तार देते हुए एनडीए का, नया नामकरण करते हुए एनडीए का क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। इस महत्वपूर्ण कालखंड में एनडीए की बहुत बड़ी भूमिका है। एक तरह से ये नई ऊर्जा से भरी हुई त्रिशक्ति है। एन से न्यू इंडिया के लिए, डी से डेवलप्ड नेशन के लिए, ए एस्पिरेशन ऑफ पीपल एंड रीजन के लिए, आज देश का गरीब, देश का मध्यम वर्ग, देश के युवा, महिलाएं, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी, सभी का विश्वास एनडीए पर है। तो देख लिया आपने, सुन लिया आपने, मोदी जी ने बड़ी चतुराई से एनडीए में इंडिया को न्यू इंडिया बता रहे हैं। एन से न्यू कह सकते थे, न्यू इंडिया। खैर, इंडिया लाना था, लेकिन इंडिया से राष्ट्रवाद का पासा अब बीजेपी के हाथ से फिसलता हुआ दिख रहा है। राहुल गांधी ने एक खेल और कर दिया है दोस्तों। अब तक बीजेपी हर चुनाव को मोदी बनाम राहुल करती आई है और इस बार राहुल गांधी ने मोदी बनाम इंडिया का नैरेटिव सेट कर दिया है। कल ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने साफ साफ कहा कि यह चुनाव एनडीए और इंडिया के बीच का है, यह चुनाव नरेंद्र मोदी और इंडिया के बीच का है। जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी कल उसी मंच से, जिस मंच से तमाम 26 दलों के नेता शामिल होकर के अपनी बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में रख रहे थे। सुनिए। यह हमारी दूसरी बैठक है और बहुत प्रोडक्टिव काम हुआ आज, बहुत स्मूथली काम हुआ। लड़ाई बीजेपी की विचारधारा, उनकी सोच के खिलाफ है। वो देश पर आक्रमण कर रहे हैं, बेरोजगारी फैल रही है, देश का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है। और इसलिए जब हम डिस्कशन कर रहे थे, हमने अपने आप से सवाल पूछा, लड़ाई किसके बीच में है? यह लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। यह देश की आवाज के लिए लड़ाई है और इसीलिए यह नाम चुना गया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है। नरेंद्र मोदी जी
और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है, कहने की जरूरत भी नहीं है। मैंने कहा दूसरी मीटिंग है, इसके बाद हमारी मीटिंग महाराष्ट्र में होगी और हमने निर्णय लिया है, सबने निर्णय लिया है कि अब हम एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे जहां हम एक साथ मिलकर देश में हमारी विचारधारा के बारे में और जो हम देश के लिए करने जा रहे हैं उसके बारे में। तो ये थे राहुल गांधी। राहुल गांधी के दोस्तों इस दांव से बीजेपी उलझन में पड़ गई है कि अब वो किस तरह चुनाव को फिर से राहुल बनाम मोदी बनाए। इंडिया शब्द को लेकर भी बीजेपी और उसके समर्थक उलझन में पड़ गए हैं कि कैसे इसका तोड़ निकालें। इंडिया को औपनिवेशिक मानसिकता का शब्द बताकर इस शब्द का विरोध करने की जो बचकाना कोशिश हिमंता विश्व शर्मा ने की है वो आपने देख ली। उसमें भी बीजेपी फंस गई है क्योंकि उन्होंने इंडिया हटा करके भारत लिख दिया। अच्छी बात है, लेकिन संविधान में, हमारे ही संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इंडिया दैट इज भारत लिखा है और इसके अलावा मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, ऐसे तमाम नाम मोदी जी की ही देन है। बहुत से लोगों ने इंडिया में फूट की बात है, जैसे इंडिया मतलब 26 दलों का जो दल है, जो गुट है, उसकी बात कर रहा हूं। इंडिया में फूट, जैसे नीतीश कुमार इस नाम से सहमत नहीं थे, यह बताया जा रहा था, या उनकी सीट शेयरिंग की बात नहीं मानी गई, यह बताया जा रहा था, इसलिए वो जल्दी निकल गए। ऐसी तमाम बातें हो रही थी, लेकिन नीतीश कुमार ने आज साफ साफ बता दिया है कि वे राजगीर मेले के कारण जल्दी निकल गए थे। उनको जाना जरूरी था और उनको, बल्कि लालू प्रसाद यादव को भी, तेजस्वी यादव को भी, अखिलेश यादव को भी, इन तमाम नेताओं को जाना था जल्दी, इसलिए वो चले गए। नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा, जरा उनको भी सुन लेते हैं, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। बहुत कुछ जो कुछ रखना था, बहुत कुछ रख चुका हूं, आगे हम सुनेंगे अपने तमाम साथी, पैनलिस्ट साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, अपनी सफाई देते हुए, उन लोगों के मुंह पे तमाचा मारते हुए जो कल से ये बात फैला रहे हैं कि नीतीश कुमार नाराज होकर के बेंगलुरु से वापस पटना पहुंच गए। सुनिए। आज आने का मौका मिला और कल तो अनेक पार्टियों की मीटिंग थी, तो वहां का मीटिंग होकर चल दिए। आज कह रहा है कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था उसमें थे ही नहीं, तो हम ही तो कह के सब बात मानिए लिया है सब, और वहां से उठ के हम चले आए यहाँ, इसलिए कि मेरी इच्छा राजगीर की हो रही थी ना, कि हमको मन था कि हम राजगीर, देर हो रहा हमको, तो इसीलिए हम आ गए हैं और कोई बात नहीं है। इसलिए पूरे तौर पर हम लोग है और देश के हित में और सब लोगों के खान के लिए और प्रेम और भाईचारे का भाव रहे और पूरे तौर पर विकास का काम चलता। तो सुन लिया आपने नीतीश कुमार के कि इंडिया में कोई फूट नहीं है, लेकिन बीजेपी और उसके समर्थकों ने चालें चलना शुरू कर दिया है। आज ही दिल्ली के बाराखंबा रोड थाने में इंडिया नाम को लेकर के एक शिकायत दर्ज करवाई गई है, जिसमें कहा गया है कि इससे भावना को ठेस पहुंचा है। इंडिया नाम रखना एम्बलेम्स एक्ट का उल्लंघन है और इस एक्ट के तहत कोई भी अपने निजी फायदे के लिए इंडिया नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। बहुत सही बात है, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जहां इंडिया नाम का उल्लेख होता है, बहुत सारे टेलीविजन चैनल्स हैं जहां इंडिया नाम का उल्लेख होता है। खैर, दरअसल नामकरण से लेकर के राष्ट्रवाद के मुद्दे और विकास के दावे तक बीजेपी हर जगह फिलहाल खुद को घिरा हुआ पा रही है और कल जब मानसून सत्र शुरू होगा दोस्तों, तो उसे पता चलेगा कि इस बार विपक्ष का घेरा पहले से ज्यादा मजबूत है। मणिपुर, महाराष्ट्र, महंगे टमाटर, सब्जियों से लेकर के बेरोजगारी, आदिवासी अधिकार तक कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी चर्चा से बचना चाहेगी। राहुल गांधी संसद में नहीं होंगे, लेकिन राफेल खरीद में जांच का मुद्दा उठेगा ही। शुक्रवार को, इसी शुक्रवार को यानी परसों, राहुल गांधी की सजा के खिलाफ जो अपील उन्होंने दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, सुनवाई होगी और आज 30 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने यानी सुप्रीम अदालत ने जमानत दे दी है। यानी देश का माहौल इस वक्त पूरी तरह से बीजेपी को उलझन में डाल रहा है और उधर राहुल गांधी इंडिया के फेवरेट बनते जा रहे हैं।
तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या इंडिया के फेवरेट राहुल गांधी के सामने पस्त हो रही है बीजेपी। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं। इस वक्त देखिए स्क्रीन पे 6 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मीनू जैन जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, प्रमोद अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर दीपक पासपोर्ट जी हैं, और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। कार्यक्रम में स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़े हुए हैं, जो जोड़ने वाले हैं, आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत। हम भी अब बेंगलुरु से लौट आए हैं, प्रशांत टंडन जी भी लौट आए हैं। आप देख रहे हैं हम लोग दिल्ली में हैं और बेंगलुरु की हवा अच्छी थी, टेम्परेचर कम था और दिल्ली उमस भरी, दिल्ली हमेशा रहती है गर्मी में, वैसा ही माहौल है। और यमुना जो है उफान से थोड़ा नीचे है, ये दिल्ली का माहौल है। लेकिन दूसरा माहौल जो है वो बहुत गर्म है। बाराखंबा में शिकायत इंडिया नाम को लेकर के, बाराखंबा रोड थाने पर, और प्रधानमंत्री से लेकर के तमाम कैसे कैसे इंडिया को जस्टिफाई कर रहे हैं और अपने खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। स्वामी जी आपके पास आना चाहता हूं। बहुत कुछ हुआ कल और सबसे बड़ी बात कि अब इंडिया सामने है और अब क्या कहें तो क्या कहें, इंडिया या इंडिया को वोट मत दो। देखिए राजीव जी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब हनुमान जी ने अपना सीना फाड़ा था तो उसेंगे तो एक तरफ इंडिया लिखा मिलेगा, एक तरफ भारत लिखा मिलेगा। हम भारत और इंडिया में भेद नहीं करते। रिप्रेजेंटेटिव है देश के गांव का और इंडिया रिप्रेजेंटेटिव है अर्बन इंडिया का। अर्बन इंडिया और रूरल इंडिया के बीच में जब तक सामंजस्य ना हो, और जो लोग भेद करना चाहते हैं भारत और इंडिया के बीच में, जो कल से भ्रष्टाचार शुरू हो गए हैं, इनके सिलेबस में असल में बांटना ही लिखा है। 2024 का जो चुनाव है ये बांटने का और जोड़ने का चुनाव है। जो बेंगलोर में आपने देखा, वहां आपने देखा कि देश के हर कोने का प्रतिनिधित्व था। और राजीव जी एक चीज और नोट कीजिएगा, जिस प्रकार से वहां पे ममता दीदी को, लालू प्रसाद यादव जी को, उद्धव जी को, हर प्रदेश के जो मुखिया थे और जो वहां की एस्पिरेशन को रिप्रेजेंटेटिव लोग वहां पहुंचे थे, उनको किस प्रकार से हो स्वीकार किया और उनकी अवभगत की। देखिए भारत की परंपरा क्या है, भारत की परंपरा यह है जो बुलाता है तो गेस्ट की अवभगत करता है। और दूसरी तरफ जो आपने 38 सम्मेलन देखा, 40 थे, ईडी और सीबीआई तमिलनाडु के अंदर रेड करने चले गए थे, वरना तो एक मुखिया था और बाकी 40 का वो गठबंधन था। लेकिन वहां आपने देखा कैसे अवभगत हुई। जो गेस्ट आए थे उन्होंने होस्ट की अवभगत की। आपने देखा जो होस्ट थे माननीय मोदी जी, उनके गले में माला डालने के लिए सारे लोग बिल्कुल आगे बढ़े और सबने उस माला को, ये देखा है भारतीय परंपरा में कभी आपने देखा है? अरे जो होस्ट होता है वो गेस्ट को रिसीव करता है। जो आपने बेंगलोर में देखा, तो भारतीय परंपरा का निर्वहन अगर आपने देखा तो बेंगलोर में देखा, जहां सीधा रमैया साहब खड़े थे, डीके शिव कुमार खड़े थे, अरविंद केजरीवाल को और सब नेताओं को उन्होंने, क्योंकि वो बेंगलोर के गेस्ट थे। और हमारे यहां जो आपने देखा तो सब लोग होस्ट को देखे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कितने सम्मान के साथ राहुल गांधी मंच के ऊपर ला रहे हैं। ये वयोवृद्ध लोगों को उम्र का ये कहते हैं जाए, और थे वो होस्ट का सम्मान कर रहे, अचीव कर रहे थे। इन लोगों को केवल तोड़ना आता है। इन्होंने सरदार पटेल और नेहरू जी के बीच में भेद पैदा कर दिया, जबकि जब पटेल बीमार पड़े थे और पंडित नेहरू उनके पास गए थे, सरदार पटेल की आंखों से आंसू बह रहे थे और उन्होंने कहा था कि पंडित मैं जा रहा हूं लेकिन तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। जब लोग सरदार पटेल के पास गए थे कि सारे संसद सदस्य आपके साथ हैं, आप देश का प्रधानमंत्री बन जाइए, सरदार पटेल ने कहा था तुम तो मेरे साथ हो, इस देश की जनता को क्या करूं जिस देश की जनता पे पंडित राज करता है। वो लोकतांत्रिक लोग थे। इन्होंने हिंदू मुसलमान को बांट दिया,
इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू सरदार पटेल को बांट दिया, इन्होंने कुकी और जो वहां मैती हैं उनको बांट दिया, इन्होंने यादवों को जाटों को अलग कर दिया, आदिवासियों के मुंह पे पेशाब कर दिया। तो ये लोग बांटने वाले लोग हैं, देश को जोड़ने वाले की आवश्यकता है। यहां पे तमिल अस्मिता, बिहार की अस्मिता, बंगाल की अस्मिता, कश्मीर की अस्मिता, राजस्थान की अस्मिता, उत्तर प्रदेश की अस्मिता, सबकी अस्मिताओं का संगम आपने बेंगलोर के अंदर, ये इंडिया का रिप्रेजेंटेशन है। इंडिया भी विकास करेगा तभी भारत विकास करेगा, भारत विकास करेगा तभी इंडिया विकास करेगा। हमारे दिल में इंडिया बसता है, हमारे दिल में भारत बसता है। भारत और इंडिया के बीच का भेदभाव करना और इसके अंदर विद्वेष पैदा करने वाले, जो विद्वेष पैदा करने वाले हैं, बाजाएं। हम भारत और इंडिया को प्यार करेंगे, हम सबको प्यार करेंगे। 142 करोड़ लोगों को हम प्यार और मोहब्बत के सूत्र में बांधेंगे और एक गुलदस्ता बनाएंगे। और ये जो तोड़ने वाले लोग हैं, इनको 2024 में हम मैदान से बाहर करेंगे। अब इनका सूर्य अस्त हो रहा है और प्यार और मोहब्बत का जो सूर्य है वो उदय हो रहा है। प्यार मोहब्बत का सूर्य उदय हो रहा है। इंडिया नाम को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही है। प्रशांत टंडन जी, आपके पास आना चाहता हूं, चूंकि वहां कल आप मौजूद थे और ये नीतीश कुमार की बात तो पता नहीं कैसे फैला दी गई है, नीतीश कुमार को भी आकर के बोलना पड़ा। हालांकि हम और आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं थी, बहुत ही शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और एक हमने देखा कि जो आइस ब्रेक होना था वो ऑलरेडी पटना में हो चुका था और यहाँ तो बहुत शानदार मिलन चल रहा था। सब एक दूसरे की बात से सहमत थे, यहाँ तक कि अखिलेश यादव ने भी कहा कि सोनिया गांधी जैसा कहेंगी वैसा ही करूंगा, लालू प्रसाद यादव जी जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा। तो ये जब यहां तक बातें आई तो यहां नीतीश बाबू जो हैं वो नाराज होकर पटना भाग गए। ये बात चलाना थोड़ा सा हम लोगों को भी हजम नहीं हो रही थी ये बात, लेकिन खैर ठीक है, नीतीश जो बातें आती हैं, राजनीति कर रहे हैं, बात आई है तो बात का जवाब देना चाहिए। समझना चाहता हूं, इंडिया क्या इतना ज्यादा परेशान कर रहा है एनडीए को और खासकर नरेंद्र मोदी जी को, जो अब तक एक अकेला सब पर भारी कह रहे थे, अब एनडीए की बात कर रहे हैं, अकेले की बात कर ही नहीं रहे हैं। और देखिए, सौभाग्य दुर्भाग्य जो भी कहिए कि कल से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और उस सत्र में वो बात उनको बहुत बार बार याद आएगी। एक तो राहुल गांधी का भाषण, हालांकि राहुल गांधी तब तक नहीं है जब तक कि उनके ऊपर से ये आरोप सुप्रीम कोर्ट हटा न दे, और दूसरा कि उसी संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीना ठोक करके एक अकेला सब पर भारी कह रहे थे। कैसे देखा जाए, बंगलोर से लेकर के दिल्ली के संसद भवन तक। राजीव जी, जिस घटना को होते कल हम लोग देख रहे थे बेंगलुरु में, वो देश की राजनीति को और इस देश के भविष्य को एक नया रास्ता देने जा रही है। और उस पर मैं आऊंगा कि इसका थ्योरेटिकल मतलब क्या है। ये जो इंडिया वर्सेस एनडीए है उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि वो राष्ट्रवाद की कालीन जो है वो खींच ली है इंडिया वालों ने। लेकिन पहले जरा बात एनडीए की कर लेते हैं, जहां हम लोग नहीं थे। और एनडीए के बारे में बड़ी रोचक बातें हैं। बहुत कम लोगों को शायद मालूम होगा कि एनडीए के चेयरमैन अमित शाह जी हैं और लोकसभा में उसके नेता स्वयं मोदी जी हैं और राज्यसभा में पीयूष गोयल जी हैं। तो ये तो है एनडीए। अब देखिए कि जो इंडिया में जो पार्टियां नहीं गई और जो एनडीए में भी नहीं है वो कौन है। उसमें एक बड़ी पार्टी, और उनमें वो पार्टियां या तो सरकारों में है या सरकारों में रह चुकी हैं, सरकार बना चुकी हैं। बहुजन समाज पार्टी, मायावती ने आज एक वीडियो जारी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस पर भी आऊंगा। बहुजन समाज पार्टी, तेलंगाना की बीआरएस, टीडीपी, अकाली दल, वाईएसआर कांग्रेस और नई बनी गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी, ये पार्टियां एनडीए में क्यों नहीं हैं? ये पार्टियां एनडीए में इसलिए नहीं हैं
क्योंकि इन पार्टियों को ये मालूम है, इंक्लूडिंग गुलाम नबी आजाद, कि अगर वो बीजेपी के साथ हाथ मिलाए तो उनको नुकसान होगा। ये बात मैं कल भी अर्ज कर रहा था राजीव जी, कि कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसका कि पूरे राज्यव्यापी आधार हो, जनाधार हो, सरकार में हो या सरकार में रह चुकी है, सरकार में वापस आना चाहती है, वो पार्टी एनडीए के साथ नहीं गई। अच्छा, एक और दिलचस्प बात कि इनका स्टेटमेंट जारी हुआ। आप दोनों स्टेटमेंट को हम कंपेयर करते हैं, यानी जो इंडिया का एक स्टेटमेंट इश्यू हुआ कल बेंगलुरु से और दिल्ली से एनडीए का, बीजेपी जिन मुद्दों पर राजनीति करती है, एक बार फिर वो तीनों मुद्दे गायब हैं। उस एनडीए के डॉक्यूमेंट में राम मंदिर का कोई बात नहीं है जिसका कि मोदी साहब या बीजेपी बहुत डंका जोर शोर से बताते हैं। 370 को उन्होंने उपलब्धि नहीं माना है, उसमें उसका कोई जिक्र नहीं है। और अब जो भी एक नया शोर मचा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो भी नहीं है। यानी इन्होंने ये तीनों मुद्दे हटाए हैं, ये दावत दी है बाकी लोगों को कि आप आ सकते हैं यहाँ पे। देखिए, इस तरीके का आनन फानन में बैठक करना, इन मुद्दों को गायब करना, ये यहीं से बीजेपी ने या मोदी जी ने अपनी इस दौर की हार स्वीकार कर ली है। यानी अगर इस मैच को देखा जाए तो अभी हाफ टाइम है और हाफ टाइम में इंडिया एक गोल से आगे और एनडीए एक गोल से पीछे। अब आप देखिए कि जिन राज्यों को आप देखिए, महाराष्ट्र की आप चर्चा कर रहे थे जहां अगली बैठक होनी है, वहां पे पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में अगर आप वोट शेयर की गिनती करिएगा तो उन वोट शेयर में ये जितना इंडिया का गठबंधन है वो 10 या 15% से आगे है एनडीए से। आप गणना करके देख लीजिए, महाराष्ट्र की, चाहे वेस्ट बंगाल की, चाहे कर्नाटक की, चाहे किसी भी राज्य की। अब दूसरी बात ये कि जो उसका राजनीतिक मायने है, अगर हम पिछले 6 महीने की राजनीति देखें राजीव जी इस देश की, तो भारत जोड़ो यात्रा हुई, विधानसभाओं के चुनाव हुए जिसमें कि हिमाचल में कांग्रेस आई, कर्नाटक में कांग्रेस आई, राहुल गांधी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खत्म हुआ, उनके ऊपर मुकदमा हुआ, सजा हुई। तो इतना ये जो पूरा दौर, ये वही दौर था जब इस नए इंडिया की या राष्ट्रवाद की नई अवधारणा जन्म ले रही थी जी। तो जो राष्ट्रवाद की दो अवधारणाएं हैं, एक एनडीए की अवधारणा जिस पर 9 साल से वो काम कर रहे थे, जो हिंसा पे आधारित है, जो नफरत पे आधारित है, जिसमें विकास का कोई अवधारणा नहीं है। हिंदुत्व में विकास की कोई अवधारणा, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे होगा, रोजगार कैसे होंगे, इसका कोई अवधारणा नहीं है। और वही एनडीए के जो स्टेटमेंट जारी हुआ उसमें भी दिखाई दे रहा है। पिछले अचीवमेंट की तो बात है, लेकिन आगे वो क्या करेंगे उसके बारे में कोई भी अवधारणा नहीं है। अब जो इंडिया का जो दस्तावेज सामने आता है उसमें आप देखिए अल्पसंख्यकों की बात है, उसमें बात जो है वो जातिवार जनगणना की है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की यानी समावेशी विकास की बात है। तो ये दोनों में मौलिक फर्क है कि अब 2 तरीके के राष्ट्रवाद इस देश में है। एक नफरत के आधार पर है, बांटने के आधार पर है, और दूसरा जो है वो मोहब्बत की दुकान से निकला हुआ एक कॉन्सेप्ट है जो समावेशी है, जिसमें जातिवार जनगणना की बात है, जिसमें रोजगार की बातें हैं, जिसमें महिलाओं की और अल्पसंख्यकों की रक्षा करने की बात है। ये संविधान की हमारी जो अवधारणा उसके इर्द गिर्द है। और एक आखिरी बात इस दौर में ये कह रहा हूं कि मायावती जी ने आज घोषणा कर दी कि वो ना एनडीए में है ना वो इंडिया में है।
ये बीजेपी के लिए बहुत नुकसानदायक है। बीजेपी को चिंता होनी चाहिए कि वहां पे 21% दलित वोट वाली पार्टी, जहां पे दलित वोट 21% है, उसका प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी ने एनडीए में शामिल होना से मना कर दिया है और इंडिया में भी वो नहीं गई है। इसका उत्तर प्रदेश के राजनीति में बड़ा असर पड़ेगा। अब देखिए, जो कांग्रेस, आरएलडी और समाजवादी पार्टी तीनों वहां पे बेंगलोर में थे, तो इसका एक बड़ा असर ये पड़ेगा कि देखिए, जो अल्पसंख्यक वोट है उत्तर प्रदेश का 18 से 20%, वो किस तरफ जाएगा। वो अगर जिस तरफ भी जाएगा वो उसका जो है पर्दा भारी कर देगा। और इसमें मायावती जी को नुकसान हुआ है। 2017 में मायावती जी के पास 30 विधायक थे विधानसभा में, और उसके बाद उनके ऊपर भी बी टीम का लेबल लगा, और बी टीम के लेबल लगने के बाद इस विधानसभा में, जहां पे 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती, सिर्फ एक विधायक है बीएसपी का। 75 मुस्लिम कैंडिडेट उन्होंने खड़े किए थे, सब हार गए। तो ये कुछ इंडिकेशंस हैं जो कि आगे के चुनावी रणनीति में, चुनावी मैथमेटिक्स में क्या असर होगा एनडीए और इंडिया का। राजीव जी, एनडीए बनाम इंडिया, और क्या कौन किस पर भारी, कितना भारी है, कैसे भारी है, इसी का विश्लेषण हम कर रहे हैं। मीनू जी, आपके पास आना चाहता हूं, कैसे देखती हैं आप। मीनू जी, बहुत कुछ पहले भी हम चर्चा कर रहे थे कि 17 और 18 तारीख की जो बैठक होगी, और खासकर 18 तारीख की बैठक विपक्षी दलों की, और साथ साथ इधर दिल्ली में एनडीए की बैठक, उसके बाद देश की सियासत में एक अलग तस्वीर दिखाई देगी। वो तस्वीर अब दिखाई देने लगी है। कैसे आप देख रही हैं उस तस्वीर को, और उसमें कहां आप पाती हैं इंडिया को और कहां पाती हैं एनडीए को। हो रही है पब्लिक बहुत ज्यादा। आवाज आ रही है राजीव जी? ठीक है, बिल्कुल जी, बिल्कुल। पब्लिक जो है एंथ्रॉल्ड है, गोइंग गागा ओवर इंडिया। मतलब इंडिया 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 ही हो रहा है, जैसा क्रिकेट मैच के क्रिकेट स्टेडियम में इंडिया 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 गाते हैं रिदमिकली। तो एग्जैक्टली वैसा ही ये है। और बात हो रही है, उन्होंने जो डिवाइड पैदा करने की कोशिश की है कि रूरल और अर्बन करके। तो देखिए, आज के रूरल इंडिया में भी अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाएंगे ना, तो मेरे ख्याल से बहुत कम लोग, इवन अनपढ़ लोग भी भारत नाम नहीं जानते होंगे इस देश का, कि इस देश का असली नाम भारत है। ये पढ़े लिखे लोग ज्यादा जानते हैं कि इसका नाम भारत भी है। जो आम आदमी है, चाहे पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, वो इंडिया से ही आइडेंटिफाई करता है। और अंग्रेजी नाम जो बता रहे हैं, वो तो ये अंग्रेजी के जमाने से नहीं, इससे पहले का नाम है ये। मेरे एक मित्र बता रहे थे अभी एक जगह कि उन्होंने बताया कि ये ग्रीक पीरियड से है। और ये वास्तव में मैंने और रिसर्च किया तो मैगस्नी जो इंडिका लिखी थी, मैगस्नी जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकाटोर का ये था। तो उसने उस दौरान वो जो यहाँ रहा, उसने इंडिया के बारे में बहुत सारी संस्मरण लिखे, तो उनको इंडिका नाम दिया इंडिया को उसने। तो इंडिका को अंग्रेजों ने इंडिया नाम से संबोधित किया। और रही बात इससे कि इससे एलर्जी रखने की, ये तो बेवकूफी वाली इनका नैरेटिव सेट कर रहे हैं हेमंत बिस्व शर्मा। देखिए, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में पार्टी वर्ड इंग्लिश का है, उसे हटाइए। पहले आप भारतीय जनता दल रखिए अपना नाम, भाजद करिए भाजपा के बजाय, तब उसके बाद आप दूसरे के मेन मेक निकालना शुरू करें। मोदी जी सेंट्रल विस्टा नाम रखते हैं अंग्रेजी में, अटल जी के टाइम में शाइनिंग इंडिया था अंग्रेजी में। और तो और मोदी जी जो किताब लिखते हैं बच्चों के एग्जाम के लिए, उसका नाम भी एग्जाम वॉरियर लिखते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश और इस तरीके का इसकी लड़ाई बनाना, क्यों इंग्लिश अभी भी ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे क्यों मानी जाती है? राजभाषा नहीं है इंग्लिश, लेकिन मानी जाती है कि राजकाज में इसका इस्तेमाल होगा। इसीलिए होगा क्योंकि ये बहुभाषीय देश है, उसमें आप किसी एक भाषा के ऊपर आग्रह नहीं रख सकते कि हिंदी ही होना चाहिए। मोदी जी को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, भाजपा को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदी का आग्रह ही, ये दुराग्रह कहूंगी मैं, उनको साउथ में घुसने नहीं दे रहा है, तमिलनाडु में तो बिल्कुल नहीं घुसने दे रहा है। और इसीलिए उनकी जो स्पीचेस वगैरह वो इतनी असरदार साबित नहीं होती हैं।
तो आप और अंग्रेजी को गरियाइए मत। अंग्रेजों के आप तो पिट्ठू रहे हैं, आपके पूर्वज तो, जिन अंग्रेजी को आप गरिया रहे हैं। और इस अंग्रेजी जो है, उस अंग्रेजों की जो देन है, उसकी वजह से ही आज इंडिया सॉफ्ट पावर बना है। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बने हैं, उस अंग्रेजी भाषा की जानकारी होने की वजह से ही बने हैं। दुनिया में जो इंडियन हुए हैं वो इसी वजह से छाए हुए हैं। और जो अब रही बात इसमें इंडिया और एनडीए की, तो देखिए अभी जैसे प्रसाद जी भी बता रहे थे कि एनडीए के साथ जो एनडीए में जो अदर्स 38 जुड़े हैं, 38 जो जुड़े हैं, उनका टोटल वोट शेयर 2 करोड़ प्लस था, 2 करोड़ कुछ था। और जो इंडिया में जुड़े हुए हैं, जो कांग्रेस के अलावा अदर्स हैं, उनका चुनावों में पिछले 2019 में 13 करोड़ प्लस था। तो आप बताइए किस तरफ स्ट्रेंथ ज्यादा है? उधर तो भाजपा ही भाजपा है, इधर जो ये जो साथ में जुड़े हैं, एक बहुत बड़ी, मैंने आपके शो में परसों भी कहा था कि बहुत बड़े बड़े दल जुड़े हुए हैं जो सत्ता में भी हैं। कई दल ऐसे हैं जिसमें कि वो सत्ता, राज्यों में सत्ता में है। इसमें तो जबरदस्ती कहीं का रोड़ा ला के जबरदस्ती इकट्ठा कर लिया गया है और उसको गिनती दिखाना। देखिए यार, इसके पीछे की साइकोलॉजी समझिए मोदी जी की। उन्होंने जैसे ही वो सब 26 का आंकड़ा देखा एनडीए का, उनके कान खड़े हो गए, बत्ती जल गई उनके दिमाग की कि भाई ये तो बहुत बड़ा, ये तो बहुत कुछ होने जा रहा है सामने, ये तो पब्लिक का दिमाग बदल जाएगा, घूम जाएगा। तो उन्होंने इमीडिएटली आनंद फानन में ताबड़तोड़ उन्होंने 38 नेता इकट्ठे कर लिए वहां, छोटे मोटे दलों के, जिनका नाम आप लिस्ट पढ़ेंगे तो मैंने तो आज तक कई दलों का नाम सुना भी नहीं था। तो उनको इकट्ठा कर लिया और उनके नेता बने हुए हैं मोदी जी। ऐसी क्या जरूरत आ गई जो एक अकेला सब पर भारी, इतना बड़ा आप खुद को शेर कहते हैं, उनके जो अंधभक्त हैं, उनको क्या जरूरत आ गई कि इस तरह की छोटे मोटे दलों के नेताओं को, जिनकी कोई स्ट्रेंथ नहीं है। मुझे एक चीज बताइए, क्या मोदी जी 38 सीटें दे देंगे उनको? 38 जो इकट्ठे किए हैं, क्या मोदी जी 38 लोकसभा की सीटें दे देंगे और या उनके बल पे 38 सीटें ले आएंगे? ये कुछ नहीं है, ये केवल 26 को काउंटर करने के लिए तुरंत में 38 जोड़े गए। और ये इनको 38 सीट बिल्कुल नहीं मिलेंगी जिस आशा में वो आए हैं। वो ज्यादा चूचपड़ करेंगे तो उनका भी वही इलाज किया जाएगा, ईडी, आईटी, एसबीआई, सीबीआई का। और 2024 तक ये बाहर भी कर दिए जाएंगे। इनमें से 2-4 जो जिनकी इंपॉर्टेंस इनके लिए वोट पॉलिटिक्स में वोट दिलाने में जो सक्षम होंगे थोड़े बहुत, उनको तो साथ रखा जाएगा, बाकी को सबको बाहर निकाल के फेंक दिया जाएगा। ये तो इनका इस्तेमाल तो टिश्यू पेपर के लिए, जो जैसा होता है ना, नल का जो आपका पाइप है उसमें लीकेज हो गई है, पानी भयंकर तौर पे बह रहा है, पाइप बस्ट हो गया है, तो वहां फटाफट उसको लगा देते हैं, टेप लगा के या कुछ भी लीक को सील करने के लिए। तो ये मोदी जी ने वो काम किया है, क्योंकि आज इनको 28 के सामने 38 दिखाना था कि भाई एनडीए इतना बड़ा ज्यादा स्ट्रांग है, डरो मत भाई, मेरे जो भी वोट बैंक है वो डरे नहीं, हम 38 है, अभी भी सक्षम है। लेकिन इतनी मूर्ख अंधभक्त जरूर है, लेकिन इतने अंधे भी नहीं है मेरे ख्याल से कि उनको यही ना दिखाई दे रहा हो कि कौन लोग खड़े हैं सामने। और जैसा कि अभी पहले भी बताया कि बड़े बड़े दल तो इसमें आए ही नहीं है, इसमें वाईएसआर नहीं आया है, इसमें टीडीपी नहीं आई है, अकाली दल नहीं आया है, इसमें जेडीएस नहीं है, इसमें आईएनएलडी नहीं है, बहुत सारे दल नहीं है, बीएसपी तो है ही नहीं, जैसा अभी बताया प्रशांत जी ने। तो वो जो इतने सारे लोगों का ना होना, वो एक बहुत बड़ा सूचक है कि अब उन लोगों को मोदी जी के साथ जुड़ने में खतरा नजर आने लगा है। मतलब जो मोदी जी ये था कि मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी जहां है तो वहां तो बस हारने का संभावना ही नहीं है, वो चीज एक इंडिया ने जो है एक बहुत बड़ी चुनौती दी है, जिसके बारे में मोदी जी समझ नहीं पा रहे हैं करे क्या। असल में मोदी जी को एक्रोनिम बनाने की बड़ी वो थी एक्सपर्टीज, बड़े समझते थे भाई हर चीज का संक्षिप्त बना लेता हूं। तो भाई अब जो यूपीए वाले हैं जो पुराने, उन्होंने एक बड़ी अच्छी दवाई दे दी है मोदी जी को, एक्रोनिम के बदले एक्रोनिम, मोदी जी की दवाई मोदी को ही पिला दी है। तो मोदी जी को वो दवाई इतनी कड़वी है कि ना निगलते बन रहा है और ना उगलते बन रहा है। अब आगे देखते हैं होता है क्या, देखते बाकी सेकेंड राउंड में। बिल्कुल आगे देखते हैं होता है क्या। बहुत सारी बातें हैं और उसमें जो राजनीति है वो किस करवट बैठने वाली है। क्या एनडीए इंडिया पर भारी है या इंडिया एनडीए पर भारी है? इंडिया इधर आया तो मोदी जी ने एनडीए का नया जो फुल फॉर्म है वो सामने रखा, उसमें एन का मतलब न्यू इंडिया कह दिया। क्या इंडिया जो है यहीं से परेशानी जो जी की वो बढ़ गई है?
क्या इन 26 दलों का मिलना, सबसे पहले नामकरण तो बाद की बात है, नामकरण सीधे छक्का मारने जैसा हो गया। पहले तो बात यह थी कि एक मजबूत टीम बन गई। आप देखिए कि कितने सारे नेता जो हैं, अब ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री, MK स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, सिद्धारमैया थे स्टेज पर जो कर्नाटक के खुद मुख्यमंत्री हैं, और इनके अलावा आप देखिए उद्धव ठाकरे पूर्व मुख्यमंत्री, उमर अब्दुल्ला पूर्व मुख्यमंत्री, महबूबा मुफ्ती पूर्व मुख्यमंत्री, लालू प्रसाद यादव, कई तमाम, उनका कद कितना बड़ा है आप सब जानते हैं, अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री। तो ऐसे तमाम नेता, अगर कद्दावर नेता, किसका नाम लें किसका न लें, किसकी फोटो दिखाएं किसकी फोटो न दिखाएं, बहुत साफ गोई से दोस्तों आपके बीच ये बात रख रहा हूं कि दो तस्वीरें सामने दिखाई देती हैं। एक तस्वीर एनडीए की, जहां उनके घटक दलों को, हमारा काम समीक्षा करना है, हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इसलिए आपके सामने दोनों दलों, दोनों पार्टियों के या दोनों संगठनों के, गठबंधनों के जो नेता हैं उनकी तस्वीर आपके सामने रख रहा हूं। कितनी बड़ी तस्वीर है इंडिया जो अभी 26 दलों के नेताओं की। इसमें सीताराम येचुरी, उनकी भी सरकार चल रही है, केरल में सरकार है, तो कितनी बड़ी टीम है। और दूसरी तरफ आप देखिए इधर जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और ऐसे और भी कुछ, AIDMK, या आप देखिए एनसीपी में दो फाड़ के बाद शिंदे, अजीत पवार साहब की पार्टी, उसके अलावा आप देखिए शिंदे, तो ये सब ऐसे हैं। हालांकि अजीत पवार की जो दूसरी पार्टी है वो यहां नहीं पहुंची है, ये भी देखने योग्य बात है। आना चाहता हूं सीधा प्रमोद अग्रवाल आपके पास, आपसे समझूं कि ये जो कुछ चल रहा है इसमें आप दो फाड़ करके चलो जी एक घर चले जाओ, और मजेदार था कि एक पार्टी के जो है वो दोनों जगह मौजूद थी, वो पार्टी है शिवसेना, दोनों जगह मौजूद थी, एक इधर और दूसरा उधर, अजीत पवार भी थे मौजूद इधर। जरा आपसे समझो कैसे आप देखते हैं और कौन किस पर भारी है। मैं थोड़ा सा इतिहास में जाना चाहता हूं राजीव जी। इस देश में मैंने जब लोकतंत्र को स्थापित होते हुए देखा है, 1977 की बात करते हैं, शुरुआत में जब जनता पार्टी का गठन हुआ, तब आज के जो भारतीय जनता पार्टी वालों की एक पार्टी हुआ करती थी जनसंघ, उसको उन्होंने तिरोहित करके उसमें शामिल कर दिया। समाजवादियों ने बनाई थी पार्टी के। जब गठन हुआ तो उनके पास पार्टी का सिंबल भी नहीं था, और उस समय दूरसंचार के माध्यम भी नहीं थे, और अखबार भी, इंदिरा गांधी जी कहा करती थी कि उस समय शायद 3 या 13% लोग अखबार पढ़ते थे हिंदुस्तान में। चरण सिंह जी की पार्टी लोकदल का एक सिंबल मिला चक्र में हल्लर। चुनाव की घोषणा के बाद यह तय हुआ कि चक्र में हल्लर जनता पार्टी का सिंबल होगा, और उसके जरिए ये गठबंधन जो बना इंदिरा गांधी के खिलाफ, वो चुनाव में जाएगा। मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूं, जहां अभी भी ऐसे गांव हैं जहां बिजली नहीं है। बस्तर का सुदूरवर्ती इलाका था, वहां पर भी जनता पार्टी का कैंडिडेट चुनाव जीत गया था, और जनता पार्टी सरकार बन गई थी। उस समय जब सरकार बनी, उस दिन तक उस पार्टी के पास लीडर नहीं था, किसको प्रधानमंत्री बनाना है यह तय नहीं था। बहुत सारे नाम थे वहां पर। मोरारजी भाई प्रधानमंत्री बन गए, देश ने स्वीकार किया, जितने लोग साथ में थे सबने स्वीकार किया, बहुत अच्छी सरकार चली। हिंदुस्तान में ऐसा पहली बार हुआ था मेरे ख्याल से कि जब राशन दुकानों से सस्ता अनाज खुले बाजार में मिलता था। दूसरी बार 84 के बाद दमासी के इलेक्शन को लें, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी निकले बाहर, उन्होंने एक पार्टी बनाई, जनता दल नाम दिया, उनको एक चक्र नाम का चुनाव चिन्ह मिला, वो भी एकदम नया चुनाव चिन्ह था।
पार्टी ने सबसे बड़े बहुमत को पछाड़ दिया। हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा बहुमत था जो 84 में मिला था, वो पीछे रह गया। ये तब हुआ जब बहुमत की सरकारें थी केंद्र में। 89 के बाद का दौर आपने पूरा देखा है। 2014 तक कोई सरकार बहुमत नहीं बना सकी। भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा भी हुआ। आज वो 2 बार लगातार बहुमत से सरकार बनाने में कामयाब हो गई। इसका नुकसान उन्होंने ये देखा कि इन्होंने अपने साथ जुड़े हुए जितने भी लोग थे जिनको अटल जी ने जोड़ा था, उसको सबको लात मार के भगा दिया। शिवसेना और अकाली दल जैसे जो इनके कॉमन अलाई थे शुरू से, उनको भी नहीं छोड़ा। उनकी पार्टी को या तो हजम कर लिया या तोड़ दिया। अब जब इंडिया बना उसी तरह से जैसा 89 में बना था, जैसा 77 में बना था, तब इनको डर क्यों लग रहा है? डर वही है क्योंकि इन्होंने देखा है, वो दौर देखा है कि इनको मालूम है कि ये इंडिया हमको पछाड़ सकता है। ये जनता जो हमारे देश की है, ये लोकतंत्र को स्थापित जब करना चाहती है, तब बहुत अजीबोगरीब निर्णय लेती है और ऐसे निर्णय लेती है कि पूरा का पूरा मैदान साफ कर देती है। इसका उदाहरण मैं आपको छत्तीसगढ़ में बताता हूं। 18 में जब इलेक्शन हुए थे यहां विधानसभा के, तो देश का कोई भी मीडिया, देश का कोई भी पॉलिटिकल एनालाइजर मतदान के बाद भी यह भी पा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं आ पाएगी। जब रिजल्ट आए तो भारतीय जनता पार्टी अपने ऑल टाइम लोवेस्ट पर है। 13 विधायक हैं 90 की विधानसभा में। खुद किसी को नहीं मालूम था कि इतना बड़ा बहुमत छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस को देने जा रही है। तो जनता के मन में मैं इसलिए ये बात कहना चाहता हूं कि जब से इंडिया नाम की घोषणा करी है राहुल गांधी जी ने, तब से अब तक लगभग 24 घंटे हुए हैं। मुझे जान नहीं पड़ता कि भारतीय जनता पार्टी का भी कोई आदमी भाजपा बोल रहा है। सारा मीडिया, सारा सोशल मीडिया, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता इंडिया इंडिया चिल्ला रहे हैं, अपना नाम भूल गए। और एनडीए में जब तक आई नहीं आएगा, मैं शामिल नहीं होऊंगा, तब तक एनडीए इनकम्प्लीट है। जब आई घुसेगा इंडिया में, एनडीए में, तो इंडिया हो जाएगा। ये ध्यान रखिए। और अब आता हूं मैं राहुल गांधी के पुराने भाषण पर, जब उन्होंने कहा था कि मैं 2 इंडिया, 2 तरह के भारत से आता हूं, मेरा देश 2 तरह का है, तब बड़ी आलोचना की थी इसी सरकार कि भारत को बांट रहे हैं राजीव गांधी। बोलते हैं कि एक गरीब भारत है, एक अमीर भारत है। अब कौन बांट रहा है? क्यों आपत्ति हो रही है आपको इंडिया नाम से? 84 में जब आपको कमल चुनाव चिन्ह मिला था, राष्ट्रीय सिंबल है, वो हमारे देश का राष्ट्रीय फूल है, उस समय सबसे बड़ा बहुमत था कांग्रेस के पास। उन्होंने तो मना नहीं किया आपको कि आप कमल चुनाव चिन्ह मत लीजिए, या उन्होंने तो FIR दर्ज नहीं कराई कि इनको कमल क्यों दिया जा रहा है, क्यों डर लग रहा है? यहां तो सारे लोग अपने अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ रहे हैं। इन्होंने कमल एक मिनिमम प्रोग्राम बना लिया है कि हम आपको पछाड़ने के लिए इकट्ठे हो गए। बहुत डर लग रहा है। तीसरी बात आता हूं एनडीए की मीटिंग पर। मैं मानता हूं कि जब पुतिन व्यक्ति माफी मांगे तो इसका मतलब साफ है कि उसकी पराजय हो चुकी है। देश दुनिया में जब भी कोई झुकता है, जो कुटिलता हुआ व्यक्ति जब भी कोई झुकता है, जो शिकार करने का आदी होता है, वो हमेशा झुककर ही बात करता है। आज तक क्यों नहीं माफी मांगी? जब चिराग पासवान को बंगले से बाहर निकाला जा रहा था, उस दिन क्यों माफी नहीं मांगी? जिस दिन आपने सिमरत कौर बादल को बाहर कर दिया था मंत्रिमंडल से, उस दिन क्यों नहीं माफी मांगी? जब आपने बाला साहब के और बादल साहब के पैर छुए थे, उन दलों को तोड़ दिया, तब क्यों नहीं माफी मांगी? जब 700 किसानों की मौत हो गई दिल्ली के अंदर, तब क्यों नहीं माफी मांगी? अब क्यों माफी मांग रहे हो? क्योंकि कुर्सी जा रही है, कुर्सी जा रही है, इंडिया भारी पड़ रहा है, ये सबको दिख रहा है। इसलिए आप आनंद फानंद में 38 आदमी इकट्ठे करते हो जिनके पास, जिनमें से 32 के पास एक भी सांसद नहीं है। क्या करोगे आप उनका?
और जहां इतने सारे लोग हैं जिनके पास न केवल राज्यों की कमान है बल्कि सांसद भी हैं, साफ दिखने लगा है कि पराजय का भय सर चढ़ के बोल रहा है, और इतना बोल रहा है कि अब आप माफी मांग रहे हो और ये कहते हो कि अगर मुझसे किसी का इग्नोरेंस हुआ है तो मुझे माफ कर देना चाहिए। आपसे इग्नोरेंस क्यों नहीं हो रहा? आप बंगाल की बात कर रहे हो, मणिपुर की बात आपने क्यों नहीं करी? देश में सब्जियों के बाजार में आदमी घुसने से डरने लगा है, आप उसकी बात क्यों नहीं करते? सवाल एकदम बहुत साफ साफ दिख रहा है कि जो इन्होंने बोया है वो काटने का समय आ गया है, और ये कटेगा, इतना बुरी तरह कटेगा, सारी दुनिया देखेगी कि जब लोकतंत्र काटता है तो कैसे काटता है। जी, लोकतंत्र जो है वो बहुत शार्प है, बहुत तेज है। टमाटर को काटने के लिए भी तेज चाकू चाहिए, लेकिन नहीं है, चाकू का छोड़ दीजिए। तो खैर ये भी पूछा जाएगा कि इतनी महंगाई क्यों हो गई। आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास, आपसे समझूं कि जो बातें यहां कह रहे हैं प्रमोद अग्रवाल जी, उन बातों से आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। और क्या इंडिया जो है वो एनडीए पर इतना ज्यादा भारी दिखाई दे रहा है? क्या एनडीए और इंडिया के बीच अगर देखा जाए तो इंडिया जो है बिल्कुल एक मजबूत गठबंधन के रूप में दिखाई देता है क्या? 26 दल जो हैं वो एक साथ एक मंच पर कल तो दिखाई दे रहे थे, परसों दिखाई दे रहे थे, लेकिन आगे भी दिखाई देंगे क्या? सवाल पूछ रहे हैं वो लोग, पूछ रहे हैं जो शायद इस गठबंधन को पसंद न करते हों, लेकिन उनके लिए भी जवाब हमारा, आपका फर्ज है कि हम जवाब दें। हम अपने समीक्षा के हिसाब से समझें कि क्या ये 26 दल आज की तारीख में यूनाइट दिखते हैं? क्या केजरीवाल यूनाइट दिखते हैं? क्या ममता बनर्जी अब आ चुकी हैं पूर्ण रूप से, ऐसा माना जाए? क्या वेस्ट बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी एक मंच पर एक साथ दिखाई दे रही है? बहुत सारे सवाल तो हैं और आज समीक्षा करना ज्यादा जरूरी है, कल तो सब कुछ सामने होगा। दीपक जी। राजू जी, देखिए इस समागम में, विपक्षियों के समागम में जितने लोग जुड़े हैं वो अपने अपने इलाके के, अपने अपने राज्यों के स्टालवार्स तो हैं ही, तो सारे के सारे इतने अनुभवी और परिपक्व किस्म के लोग हैं जिनमें से कोई भी ये गलती कभी नहीं करेगा कि हम एक डूबते हुए जहाज पर चढ़ने की कोशिश करें। चलिए मान लिया कि भाई वो भी बहुत मजबूत है, लेकिन दोनों में आज चढ़ता हुआ सूरज अगर कोई है तो वो इंडिया का है। मतलब ये जो नया गठबंधन बना है, और एनडीए की क्या हालत है ये वो भी जानना है। जब हम उस भीड़ भाड़ से इतने दूर बैठकर इन चीजों को समझ रहे हैं कि हमें पता है कि इंडिया जो है वो लगातार मजबूत होता जा रहा है, तो इनमें से इन लोगों ने से आने के पहले 10 बार सोचा होगा। जो लोग नहीं आए हैं उन लोग भी 10 बार सोच चुके होंगे कि हमें किधर भी नहीं जाना है, ना इधर जाना है ना उधर जाना है। हर किसी को अपने राजनीतिक उसका जो राजनीतिक अस्तित्व है उसको बचा के भी रखना है, आगे भी बढ़ना है। तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई ऐसे जहाज, डूबते हुए जहाज में कोई चढ़ना चाहेगा। दोनों के मामले में अगर कोई बहुत ईमानदारी से कोई आदमी तोलेगा, कोई भी नेता होगा या जो भी होगा, किसी पार्टी का अध्यक्ष होगा कि मुझे इंडिया के जहाज पर चढ़ना है या एनडीए के जहाज पर चढ़ना है, तो उसकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो निश्चित रूप से इंडिया ही होगा, क्योंकि वो देख रहे हैं कि सारी की सारी ताकत जो है वो बढ़ रही है। आप हमारे जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, वो जो व्यक्तिगत रूप से जो समीक्षाएं कर रहे हैं चीजों की, सारे एनालिस्ट हैं, वो ये बता रहे हैं कि पहली बात जो है मोदी जो है वो बहुत ही खतरे में दिख रहे हैं। मतलब बाढ़ के कारण जिस तरीके से पूरे देश की सारी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, वैसे ये जितने नेता अपने अपने राज्यों से आए हैं और जहां उनकी जहां जहां जो नदियां बहती है, एक मुहावरा होता, हम कहते हैं कि इतने सालों में गंगा में इतना पानी बह गया। अभी तो हाल ये हो गया कि गंगा का पानी, यमुना का पानी, कावेरी का पानी, कृष्णा का पानी, इंद्रावती का पानी, हर तरह का पानी बढ़ रहा है। और उन्हीं राज्यों से जहां जहां ये नदियां बहती हैं वहां के जो सारे नेता आज के यहाँ पर बैठे हुए हैं। दूसरी बात, हम ये भी देखें कि एनडीए और इंडिया में कौन मजबूत है। इंडिया नया नया बना है, लेकिन आप 17 जुलाई को ये समागम शुरू हुआ, 17 और 18 तारीख को। 16 तारीख को लंदन के विंबलडन ग्राउंड में एक अद्भुत घटना हुई राजीव जी। 36 वर्षीय जोकोविच को जो है हराने वाला 20 साल का एक लड़का था जो कहीं पर भी वरीयता में नहीं था। उसके 2 दिन पहले महिलाओं का जब फाइनल हुआ
उसमें भी जो लड़की जीती है मार्केटा, वो वरीता में कहीं भी नहीं थी, कभी कभी उसको वो सीडेड भी नहीं थी, वो बहुत पीछे थी, लेकिन वो भी चैंपियन बन गई। तो कम से कम राजनीति और खेल एक ऐसा है कि आपको हमेशा अप्रत्याशित नतीजे देते हैं। लेकिन भारत में इस तरीके से जब भी गठबंधन हुए हैं, जिसका उदाहरण 2-3 जो है प्रमोद अग्रवाल जी ने दे दिया, हम उसके बारे में भी हम लोग भी जानते हैं, पढ़ते लिखते रहते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही रिपीट होने जा रहा है। 77 के आसपास की जो घटना है उसकी ही पुनरावृत्ति किस्म की है। जिस तरीके से 77 में केंद्रीय सत्ता से सारा का सारा विपक्ष जो है वो बेजार हो उठा था, परेशान हो उठा था, पूरी भारतीय जनता जो है वो इस आपातकाल के कारण नाराज थी सत्ता से, तो अब वो चीज जो है वो सामने आ रही है। दूसरी बात, जो भाषा बदली है हमारे मोदी जी की, आप देखिए कि उन्होंने पहली बार 18 तारीख की शाम को बोला कि एनडीए किसी के खिलाफ नहीं है। ये जो है इतने मृदुभाषी मोदी जी कब से हो गए ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ये जो उनको इल्म हुआ है कि एनडीए किसी के खिलाफ नहीं है, जबकि एनडीए तो है वो सबके खिलाफ रहा है, वो कांग्रेस के खिलाफ रहा है, कम्युनिस्टों के खिलाफ रहा है, दलितों के खिलाफ रहा है, वंचितों के खिलाफ रहा है, महिलाओं के खिलाफ रहा है। मतलब वो और उनकी पार्टी के जो विचारधारा के लोग चलने वाले पूरे देश में उन्होंने पिछले कुछ समय के दौरान जो एक तरह से हलाहल फैलाया है पूरे के पूरे देश में, वो किसके समर्थन में है हमें बिल्कुल नहीं पता। हमको तो लगता है कि केवल हिंसक लोगों, नफरती लोगों, इन्हीं लोगों के साथ थे। तो एनडीए की ओर से पहली बार उन्होंने माफी मांगी, ये बात एक अलग है, लेकिन उन्होंने कहा कि एनडीए किसी के खिलाफ नहीं है। अपने आप को उन्होंने एक सॉफ्ट तरीके से सामने लाने की कोशिश की है। तो ऐसा लगता है कि मोदी जी हैं इस चीज को रियलाइज कर रहे हैं। अब हमको लेकिन इसके आगे भी अब बढ़ के सोचना चाहिए, इसके बारे में पर्याप्त बातें हो भी रही है कि किस तरीके से सारे के सारे लोग इकट्ठे हुए। अब आगे क्या रास्ता है, दो स्तर पर हम अगर इसको एनालाइज करें कि भारतीय जनता पार्टी का भविष्य क्या है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से पूरा का पूरा कुनबा नए सिरे से खड़ा करने की कोशिश की है, इसमें से बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो असली बात वो है कि वो कुछ ताकत बटोरने के लिए आए हैं यहाँ पे, वो अपने आप को रिचार्ज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास आए हैं और एनडीए के पास आए हैं। ये बात जान लीजिए कि उन्हें अगर सीट बंटवारे के समय उनके साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ तो निश्चित रूप से वो उतने ही घातक हो जाएंगे जितने आज वो उनके एनडीए के और बीजेपी के समर्थन में नजर आ रहे हैं। दूसरी बात, अब ये सटीक समय है कि जब मोदी जी के बारे में भी सोचने का वक्त आ गया है, न केवल हमको बल्कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से पिछले कुछ समय में ये बात हो चुकी है और आरएसएस का जो मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर, उसने तो साफ कर दिया है कि मोदी के चेहरे पर और हिंदुत्व के आधार पर अगला चुनाव नहीं लड़ा जा सकेगा। तो इसका मतलब यह है कि मोदी की तलाश, मोदी के चेहरे की तलाश जो है वो शुरू। अंतिम बात क्या कीजिए, हाल ही में जब विदेश यात्रा करके जब लौटे थे, दिल्ली उतरे थे, तो उन्हें लेने के लिए ऐसा कोई व्यक्ति, नड्डा जैसा व्यक्ति भी उपस्थित नहीं था जिससे वो पूछ सकते कि भाई देश में क्या हालचाल है, क्या चल रहा है। तो एकाकीपन जो है, अकेलापन जो है वो स्पष्ट दिख रहा है मोदी जी का। मोदी जी वहां पर चाहे जितनी बड़ी माला जो है प्रायोगिक तरीके से अपने आप को पहनवा ले, माला उन्हें पहना ही नहीं है, उन्होंने पहनी है वैसे ही जैसे उनके रास्ते पे 6 करोड़ के कहते हैं कि गुलाब की पंखुड़ियां बिखेरी गई थी कुछ दिन पहले जब वो एक जगह रोड शो कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी के बारे में भी कोई न कोई फैसला लेने का समय जो है वो उनकी अपनी पार्टी में आ गया है। आज नहीं तो आज तो बड़े उत्साह के साथ ये लोग आ गए हैं, मोदी जी से मिल चुके हैं, लेकिन ये भी वापस जाके सोचेंगे, अपने मतदाताओं के बीच जाएंगे, अपने समर्थकों के बीच जाएंगे और एनालाइज करेंगे कि क्या मोदी के साथ हम जाके गलती तो नहीं कर रहे हैं। ये सारे के सारे लोग स्वतंत्र भी हैं, कभी भी वापस भी हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एनडीए जो है, जो 36 लोगों का कुनबा जो है, हालांकि उसमें 2 लोगों को जोड़ा जा रहा है कि भाई सीबीआई और ईडी भी उसके 2 और सहयोगी पार्टियां हैं। मुझे लगता है आने वाले में 2 और समर्थक उनके बैठे हुए हैं, वो है ईवीएम और केचुआ, केंद्रीय चुनाव आयोग। तो वैसे 42 गिनना चाहिए कि एनडीए का जो कुनबा है वो 42 लोगों का है। 2 सदस्य तब जुड़ेंगे जिस समय ये चुनाव की घोषणा हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि एनडीए के लिए ही नहीं, मोदी जी के लिए भी ये बड़ा कठिन काल शुरू हो गया है। अब देखते हैं कि किस तरीके से एनडीए जो है वो इसको निपटती है, क्योंकि अब जो है परिस्थिति ये है कि हमारे जो इंडिया जो गठबंधन है वो
चैंपियन, वो चुनौती दे रहा है, चैलेंजर है वो। और मोदी और एनडीए जो है वो डिफेंडर है। आप जानते हैं कि डिफेंडर की भूमिका बहुत मुश्किल है, उसका ताज छीनने में कोई वक्त नहीं लगता। वैसे ही जैसे जोकोविच का 24 लगातार जीतों के बाद, बड़े टूर्नामेंट जीतने के बाद उसके लय जो है, जीत के लय को जो है वो 20 साल के एक लड़के ने बिगाड़ कर रख दी। राजीव जी। जी बिल्कुल। नई नवेली पार्टी या नया गठबंधन संगठन जो भी है वो पुराने को हरा सकता है। और वो अभी आप उदाहरण दे रहे हैं जोकोविच को, जिसने हराया उसकी बात आप कर रहे हैं। बात यहां देश की राजनीति की हो रही है दोस्तों, और उसमें भी इंडिया नाम को लेकर के इतनी चर्चा है कि कल से लेकर आज तक, कल जैसे ही इंडिया नाम की घोषणा हुई, 26 राजनीतिक दलों ने एक प्लेटफॉर्म पर आकर, जो विपक्षी दल हैं वो मिलकर के एक संगठन बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं इंडिया शॉर्ट फॉर्म। और वहां से ही बातें होती हैं कि आखिर इंडिया क्यों, और परेशानी में बीजेपी, मोदी सरकार, और उससे पहले ही हालांकि ये तय कर चुके थे कि एनडीए का भी एक गठबंधन जो है वो दिल्ली में मिलेगा, और वो मिला। अब मुलाकात में थोड़ा सा मैं दीपक जी जो कह रहे थे उसमें ईडी, सीबीआई या केंद्रीय चुनाव आयोग या ईवीएम, इन सब की बात को कुछ देर के लिए किनारे रखिए, क्योंकि ये तमाम चीजें जो हैं, प्रशांत टंडन जी आपके पास एक बार आना चाहता हूं। अमलेंदु उपाध्याय जी का वीडियो शायद डाउन है, लाइट चली गई है, दिख रहा है। प्रशांत जी आपके पास आता हूं, फिर स्वामी जी आपके पास आऊंगा। जरा इन 4 चीजों को, जिसमें सीबीआई या ऐसे जो भी हैं, ईडी, सीबीआई, आईटी, जो भी जिन हथकंडों का, और ये कोई भी सरकार करती है, अगर हम ईमानदारी से कहें तो ये बीजेपी के लोग, हाँ कोई ज्यादा करता है, कोई कम करता है। आप याद कीजिए यूपीए सरकार के समय पिंजरे का तोता कहा जाता था सीबीआई को, आज ईडी कहा जा रहा है। ईडी के इधर इर्द गिर्द बातें हो रही हैं। दूसरी बात जो है वो केंद्रीय चुनाव आयोग या ईवीएम की, उस पर भी बहुत सारी बातें हो गई हैं। अब जो प्योर राजनीति है हम उसकी चर्चा करें, क्योंकि भटकाव, मुझे लगता है कि हम जब उधर जाते हैं तो हम अपनी चर्चा से भटक जाते हैं। उसको किनारे रखिए, उस पर कभी आराम से किसी चुनाव आयोग के 2-4 लोगों को बैठा के उस पर बात करेंगे क्या कुछ चलता है, क्योंकि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कह चुका है तो उस पर हम क्या चर्चा करें। जब सुप्रीम कोर्ट से और बातें आएंगी तो उस पर बात हम करेंगे। लेकिन पूरी बात जरा फोकस में रखना चाहता हूं प्रशांत जी आपके जरिए, और तमाम हमारे साथी दूसरे राउंड में हम आ चुके हैं उस हिसाब से भी, कि ये इंडिया कितना परेशान कर रहा है, इंडिया कहां तक एनडीए को चुनौती पेश करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इंडिया 26 दलों का संगठन जो है वो 38 दलों के संगठन को कितनी चोट पहुंचाता हुआ यहां नजर आ रहा है, वो हम अगर देखें। क्योंकि देखिए, कर्नाटक का चुनाव जो है वो कांग्रेस जीत के आई है, हिमाचल का चुनाव कांग्रेस जीत के आई है। दूसरे खेमे का कहना है कि आप यहां पे ईवीएम का रोना क्यों नहीं रोते हो। दूसरे खेमा का कहना है कि आप यहां पे केंद्रीय चुनाव आयोग को चुनौती, या लोकल चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग को चुनौती क्यों नहीं देते हो। जहां आप जीत जाते हो वहां आप चुप रहते हो। और ऐसे तो दूसरे राज्यों में भी है, चाहे वेस्ट बंगाल देख लीजिए या और भी, तो इसलिए उसको किनारे रखते हैं, चर्चा में उसको लाते हैं तो हम भटकाव कहीं ना कहीं महसूस करते हैं। इंडिया कितनी चुनौती दे रहा है, यहां जरा बात करें। राजीव जी 2 स्तर पे बहुत स्पष्ट तौर पे चुनौती दे रहा है। सबसे बड़ी चुनौती जो इंडिया गठबंधन की तरफ से आ रही है, और जो बेंगलुरु में हमने देखा, वो बीजेपी का जो राष्ट्रवाद की अवधारणा, और इसके थोड़ा अगर हम बैकग्राउंड में जाएं, अगर कि आरएसएस ने कभी इस देश के इंडिपेंडेंस की या आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी। कभी अपने हेडक्वार्टर में 80 के दशक तक उन्होंने तिरंगा नहीं फहराया, संविधान का विरोध किया, संविधान सभा का विरोध किया इन लोगों ने, अंग्रेजों को चिट्ठियां लिखी, वो सब हम देखते हैं सावरकर ने। लेकिन उसके बाद, और ये नेचुरल जो क्लेम राष्ट्रवाद का था, आजादी की लड़ाई से निकली कांग्रेस पार्टी का था, लेकिन समय आते आते कांग्रेस पार्टी से वो आधार छिन गया, वो क्लेम छिन गया राष्ट्रवादी होने का, और एक नया राष्ट्रवाद गढ़ा गया, जिसमें
दलित का कोई स्थान नहीं है, जिसमें मुस्लिम का कोई स्थान नहीं है, जिसमें महिला को चौके और घर की चार दीवारी के अंदर रहने की सलाह, ये ऑन रिकॉर्ड बातें हैं मोहन भागवत की। तो एक नया राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद, यानी जो तिरंगा लेके बलात्कारियों को छुड़ाने वाला, जुलूस निकालने वाले, ये नया राष्ट्रवाद गढ़ा गया। और विपक्षी पार्टियां इंक्लूडिंग कांग्रेस उस राष्ट्रवाद के आगे मैं ये तो नहीं कहूंगा कि नतमस्तक थे, लेकिन हेल्पलेस थे कि करें क्या। बेंगलुरु से उसका सलूशन आया और वापस उन्होंने बीजेपी से उस राष्ट्रवाद को रिक्लेम किया है इंडिया नाम रखकर, और ये बीजेपी को तंग करेगा बहुत ज्यादा, और इसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। तो एक तो ये कि जो उसका मौलिक आधार है राष्ट्रवाद का, वो उसका मतलब ये है कि ये जो राष्ट्रवाद है, जिन सिद्धांतों पे आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, जो भारत के संविधान में निहित है, उस राष्ट्रवाद को रिक्लेम किया है बेंगलुरु में बने इस गठबंधन ने और उसके नाम इंडिया ने। और इसीलिए आप उनके अगर स्टेटमेंट में जाएंगे तो वो सारी बातें हैं, चाहे वो माइनॉरिटीज का बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे वो इकोनॉमिक जस्टिस की बात हो, ये बातें एनडीए के स्टेटमेंट में कम दिखाई दे रही हैं। दूसरी बात की जो आपने ईडी और सीबीआई और इन सब की, हम देख रहे हैं पिछले 8-9 साल से किस तरीके से ईडी का इस्तेमाल हो रहा है, विपक्षी पार्टियों पर ही हो रहा है, सरकारें गिराने में हो रहा है, चुनी हुई सरकारों को गिराने में, सरकारें बनाने में, पार्टियां तोड़ने में हो रहा है। बावजूद ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के बीजेडी, बीएसपी, बीआरएस, टीडीपी, अकाली दल, वाईएसआर कांग्रेस को एनडीए में नहीं ला पाए। और ये वो पार्टियां हैं जिनका राज्यव्यापी आधार है, जिनको लाए हैं वो स्टेट की पॉकेट की पार्टियां हैं या किसी एक सामाजिक समूह की पार्टियां हैं। तो ये जो 38 पार्टियां हैं जिसकी चर्चा पहले हो चुकी है, तो उसमें 24 पार्टियां का खाता भी नहीं खुला है लोकसभा में, चुनाव लड़े भी नहीं लड़े, मुझे मालूम भी नहीं। जो बेंगलुरु में बैठे हुए थे उसमें 11 राज्य सरकारें हैं, उसमें मास लीडर्स हैं, उसमें लालू प्रसाद यादव, स्टालिन, ममता बनर्जी जैसे बड़े नेता हैं, उद्धव ठाकरे हैं। और उसका कॉन्फिडेंस आप देखिए कि सरकार ना होने के बावजूद उन्होंने अगला अधिवेशन मुंबई में बुलाया है। और जैसा मैंने पहले कहा कि अगर आप राज्यों के हिसाब से देखेंगे, जहां जहां ये क्षेत्रीय दल हैं, यानी उन 162 सीटों को छोड़कर जहां कांग्रेस और बीजेपी का सीधी टक्कर है, उसके अलावा जो बाकी देश है जहां पे इंडिया के गठबंधन सदस्यों की मौजूदगी है, उसमें अगर आप वोट शेयर की गिनती करेंगे एनडीए और इंडिया में, तो आपको लगभग सब जगह इंडिया का वोट शेयर ज्यादा दिखाई देगा। इसलिए ये परेशानी है। और एक बड़ी परेशानी ये है कि तमाम सारे ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, इन सब के इस्तेमाल के बावजूद ये गठबंधन बन गया। और ये गठबंधन पे देखिए राजीव जी, बहस चलती रहेगी, ये नाराज है, वो उसने ये कह दिया, इसने ये कह दिया, ये कुक्ड अप स्टोरी है, बनाई हुई कहानियां हैं। और ये पतंगबाजी चलती रहेगी आगे आने वाले समय तक भी। तो मौलिक रूप से दो चीजें हैं, एक तो जहां जहां इंडिया का फुटप्रिंट है वो वोट शेयर के हिसाब से एनडीए में भारी पड़ेगा। चाहे आप बिहार गिन लें, चाहे आप महाराष्ट्र गिन लें, चाहे आप पश्चिम बंगाल गिन लें, तो ये बीजेपी की नींद उड़ाने वाले राज्य हैं। और दूसरी बात, हाँ, मैंने जेडीएस का नाम नहीं लिया, जेडीएस भी नहीं आया है इसमें। जी बिल्कुल। तो बड़ी पार्टियों को लाने में नाकाम रहे हैं मोदी साहब। और सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है परसेप्शन वॉर, कि अभी तक मोदी साहब
बीजेपी से भी ऊपर अपने आप को मान रहे थे या यह प्रचारित कर रहे थे कि जो कुछ मैं करता हूं, आज वो गठबंधन का नाम लेने को मजबूर हो गए। ये पहली जीत है इंडिया की, पहली जीत है, क्योंकि अभी तक वो गठबंधन की राजनीति के बाहर चले गए थे। 9 साल में एक भी बैठक नहीं हुई एनडीए की, और ये बैठक उसी दिन हुई जब बेंगलुरु में हो रही थी बैठक 38 पार्टियों की। चुनाव आयोग से लिस्ट निकाल के उनको बुला लिया गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, अभी 2024 के इलेक्शन की आप समझिए कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। राज्यों के चुनाव हैं बहुत बीच बीच में, और महत्वपूर्ण चुनाव है, उनमें भी इंडिया और एनडीए का तकरार देखने को हमको मिलेगी, मजबूती देखने को मिलेगी। हालांकि उसमें बहुत सारे राज्य ऐसे, अधिकांश राज्य वो हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, जहां पे इंडिया या घटक दलों का उतना बड़ा रोल नहीं होगा। लेकिन वो चुनाव भी आगे जाके इंडिया को ताकत देने वाले हैं। तो इसलिए परसेप्शन वॉर में और वोट परसेंटेज दोनों की वजह से चिंतित होना चाहिए मोदी साहब को। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और यही यहाँ समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि क्या इंडिया, यानी ये जो घटक दल है 26 दलों के, इसमें हो सकता है कल को 27 हो जाए, या हो सकता है कि कल को 25 हो जाए। हालांकि 27 ही होंगे, 25 नहीं होंगे, ये भी वहां बेंगलुरु से निकल के आया है जो बात वहां खुल करके। और केजरीवाल आते ही उन्होंने जो अपने समर्थकों को कहा है कि सोशल मीडिया पर कांग्रेस के खिलाफ कुछ भी नहीं लिखना है, ये अपने आप में एक पैगाम है। एक शानदार पोस्टर केजरीवाल का इंडिया के नाम से, एक भारत के तिरंगा के साथ में एक पोस्टर भी इन लोगों ने शेयर किया है, आज ही देख रहा था। तो अब अलग अलग दल अपने हिसाब से इंडिया के समर्थन में, और इन 26 दलों की बात कर रहा हूं, वो आ रहे हैं। और यहां से अगर हम भटका जाते हैं, अगर हम ईडी, सीबीआई, ईवीएम इन सब की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं यह दिखाई देता है कि ये पार्टियां जो हैं, जो गठबंधन की पार्टियां हैं, वो अपनी मजबूती की तरफ न देखते हुए दूसरी तरफ देख रही हैं। लेकिन क्या ये 26 दल मिलकर के हिंदुस्तान में 2024 में एक विकल्प दे सकते हैं, एक वैकल्पिक सरकार, यानी कि इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ करके एक नई सरकार दे सकते हैं? यही यहां हम चर्चा कर रहे हैं, और उसमें क्या क्या चीजें आती हैं उसको जरा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए यहां जरा फोकस्ड हम बात करें। आना चाहता हूं अमलेंदु जी, आपका वीडियो डाउन हो गया था, उस समय लाइट चली गई थी आपके यहां। जरा यहां समझना चाहता हूं, क्योंकि देखिए कर्नाटक का चुनाव हम लोगों ने देखा, प्रशांत जी आप भी थे, कर्नाटक के चुनाव में भी बहुत फोकस्ड थी कांग्रेस पार्टी, और अभी गवर्नेंस में भी बहुत फोकस्ड है, बहुत ज्यादा अपने किए हुए हर वादे को पूरा कर रही है। तो कहीं ना कहीं अगर आप वो उन वादों को पूरा करेंगे, आप अगर चुनाव जो है उन रणनीतियों के साथ लड़ेंगे, आप आपसी मतभेद को दूर करेंगे, छोटे मोटे मतभेदों को ऐसी बैठकों में निपटा लेंगे, तो आप लड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो आप कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी, कि 9 साल में एनडीए की एक भी बैठक नहीं हुई। हालत यह हो गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीना पीट करके कह रहे थे एक अकेला सब पर भारी, आज 50 लोगों को अपने कुनबे में लाने की कोशिश कर रहे हैं। आज एनसीपी को तोड़ के, एनसीपी के एक पार्ट को, अजित पवार को अपने साथ इस कुनबे में लेके आप बैठे। आप शिवसेना को तोड़ के उद्धव ठाकरे से अलग करके एकनाथ शिंदे को अपने खेमे में ला करके बैठे हुए हैं। तो तोड़ फोड़ की राजनीति जहां हो रही है, और वहां एक ऐसा गठबंधन जो मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, कम से कम मुझे तो दिखाई दे रहा है। जरा समझना चाहता हूं अमलेंदु जी आपसे कि कैसे देख रहे हैं आप यहां से। जरा भविष्यवाणी करने नहीं कह रहा हूं, लेकिन इतना तो है कि समीक्षा विश्लेषण उस हिसाब से हो कि हमारे तमाम दर्शक साथी जो अपना समय देते हैं 1.5-2 घंटे का, वो भी समझें, उनके लिए भी हम कुछ दे पाएं कि आखिर 2024 तक आगे होने क्या जा रहा है, जिन चीजों को हम अपनी दृष्टि से, अपनी नजरों से देख पाते हैं। जरा आप बताइए। राजीव जी, एक तो इंडिया के रुझान जो है कल शाम से ही आना शुरू हो गए हैं, और 27वां दल इसमें जुड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद है 27वां दल, जो सबसे पहले जो है इंडिया का झंडा उठाया, न्यू इंडिया कह के संबोधित किया। तो 26 दल जो थे वो तो थे, और शाम को प्रधानमंत्री भी उसमें शामिल हो गए, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है वो किसी भी तरीके से इंडिया से दुश्मनी मोल नहीं ले सकते हैं। तो पहली हार जो है एनडीए की वो यही हो गई कि
कि प्रधानमंत्री ने न्यू इंडिया का झंडा उठा लिया इंडिया के साथ। तो बधाई के पात्र है प्रधानमंत्री, बधाई का पात्र है ये इंडिया भी। दूसरी बात राजीव जी ये कि हम लोगों के लिए भी एक अच्छा मौका है और तमाम लोगों के लिए अच्छा मौका है। चुनाव आयोग में अगर भर्तियां खुली हो पार्टियों को रजिस्टर कराने की, तो पार्टी नई रजिस्टर करा ली जाए और एनडीए में शामिल हो लिया जाए, क्योंकि जो पार्टियां इसमें शामिल हुई हैं हो जाएंगे। नहीं, मैं भी हो जाऊंगा, कोई 2024 के चुनाव से पहले तक तो हो ही सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है उससे पहले क्या दिक्कत है राजीव जी? 37 में से 25 ऐसे हैं जिनके पास कोई सांसद नहीं है, और उन 37 में से 9 ऐसे हैं जिन्होंने 2019 में अपना कोई कैंडिडेट नहीं उतारा। तो जैसे 9 है इन 37 में, ऐसे 10 में हम भी शामिल हो सकते हैं, दिक्कत क्या है? कुछ दिनों रोटी पानी ठीक ठाक चलेगा। लेकिन कुल मिला के राजीव जी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के संकट शुरू हो गए हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से हल्के से ले रहे थे कल सुबह तक भी, परसों सुबह तक भी, जो टर्मिनल का जो उद्घाटन कर रहे थे कल सुबह ही जिस उसमें अंदाज में हमला कर रहे थे, शाम को आते आते वो सुर जो थे वो बदले हुए एकदम थे। तो इसका मतलब कि जो इंडिया ने सबसे पहला प्रहार जो था वो कर दिया है, और एंटी इंडिया लोग जो है वो घबराने लगे हैं। तो ये चीज जो सामने आ रही है, अब जो देखिए राजीव जी, जो असली समीकरण है वो आप देखिए समझने की चीज ये है कि ठीक है, वो ममता बनर्जी भी साथ में है, अखिलेश यादव भी साथ में है, अरविंद केजरीवाल भी साथ में है, अखिलेश यादव भी साथ में है, लालू जी भी हैं, नीतीश जी भी हैं, तमाम लोग हैं जिनके जो कई राज्यों में जिनका जनाधार है। अब जो इससे बाहर जो समझे जाते हैं जो राज्य जहां से कोई नहीं है, उसमें एक तो आप समझ सकते हैं कि आंध्रा है, तेलंगाना है और उड़ीसा है, 3 जो बड़े राज्य हैं जहां से कोई इसमें नहीं है। इसको आप इस तरीके से कह सकते हैं। तेलंगाना में बीएसआर और ओवैसी ना इधर है ना उधर है, वहां टीडीपी जो है वो एनडीए में है एक तरीके से समझिए, और वाईएसआर जो है वो अलग है, वो इधर भी नहीं है। उड़ीसा में बीजेपी जो है ना इधर है ना उधर है। अब जो असली गणित राजनीति छिपा हुआ है, जो इंडिया की तो बड़ा है ही, लेकिन एनडीए जो खेल करना चाहता है, मुझे लगता है कि वो इन 3 राज्यों में जो है वो कुछ खेल करना चाहता है, लेकिन यहां भी उसका खेल जो है वो गड़बड़ा रहा है। आंध्र प्रदेश में लड़ाई जो है, अगर वो टीडीपी साथ चली जाती है भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो वह लड़ाई वाईएसआर और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की नहीं होगी, फिर वहां लड़ाई वाईएसआर और इंडिया की होगी। तेलंगाना में भी लड़ाई जो होनी है वो वाईएसआर और इंडिया की होनी है। बीजू जनता दल जहां उड़ीसा में है, वहां जो लड़ाई है, जो अभी तक वहां जो थी बीजेपी और भाजपा की होती थी, वहां भी लड़ाई जो है वो बीजेपी और इंडिया की होगी। तो जो सोचा जा रहा था कि एनडीए के साथ ये पीछे से आ सकते हैं लोग, तो वो स्थिति नहीं बनने पाएगी कि ये जो है पिछले दरवाजे से किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आ सके। चुनाव के बाद भी वो स्थितियां बन ही नहीं पाएंगी, क्योंकि यहाँ भी इंडिया जो है वो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा मजबूती के साथ लड़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में एक मुसीबत होगी। बाकी तमाम राज्यों में जाहिर सी बात है कि इंडिया ज्यादा ताकत है, इंडिया के पास ज्यादा लोग हैं, उनका मत प्रतिशत ज्यादा है, और सिर्फ जो उनको काम करना था वो यही काम करना है, वो करेंगे उसमें भी, कि उनको अपना मत प्रतिशत का जो अपने मतों का विभाजन है उसको जो है उनको जो है वो रोकना है, और जो आपस के झगड़े हैं सीट बंटवारों के, उनको लेकर के जो उनको जो आम सहमति इसमें बनानी है, मुझे लगता है कि ये बहुत आसान काम अब है। क्योंकि जिस तरीके से जो एक तरीके से कह लीजिए कि जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तरीके से जो संकल्प पत्र आया है अभी, हालांकि वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो संकल्प पत्र आया है उसमें जिस तरीके से सहमति है, वो निश्चित तौर पे ये इशारा करती है कि ये सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ ये गठबंधन जो है, इंडिया जो है वो इस चुनाव में आने वाला है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे निपटना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। देखिए, जो बड़ी बात हो रही है वो यही हो रही है कि इंडिया जो है वो अपने एजेंडे के साथ सामने आ रहा है, और अपने एजेंडे के साथ आगे बढ़ रहा है। एनडीए जो है वो अपने एजेंडे से पीछे हट रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है वो उससे पीछे हट रहा है, और उसको अपने मुद्दे जो है उसी तरीके से वापस लेने पड़ रहे हैं जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए को अपने मुद्दे वापस लेने पड़े थे। तो ये जो बड़ा अंतर जो देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है ये 2024 तक आते आते भारतीय जनता पार्टी के लिए और संकट पैदा करने वाला होगा, और ये चीजें हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जो है वो पश्चिमी विक्षोभ पैदा करें, और जो विधानसभा के चुनाव है 5 राज्यों के, उनके बाद जो एक जबरदस्त तूफान जो वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर पैदा हो,
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उस तूफान से निपटने के लिए क्या इंतजाम करते हैं, एनडीआरएफ कहां से आता है, वो एनडीआरएफ जो बचा पाता है भारतीय जनता पार्टी को नहीं बचा पाता है। ये असली चीज जो है राज्य इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद देखने की बारी होगी। जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अब ये विपक्ष जो है मिलजुल करके जब जाएगा इन 5 विधानसभा राज्यों में, तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी के लिए गहरे संकट होंगे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिसंबर के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर उठने वाले तूफान से निपटने की तैयारी करनी चाहिए। इंडिया से तो खैर वो क्या निपटेंगे राजीव जी, बात यही है। लेकिन सबसे पहली बात यह कि इस इंडिया संगठन की बैठक जो है वो कल पार्लियामेंट सेशन, जो मानसून सत्र शुरू हो रहा है उस सत्र से पहले कल है, यानी ये संगठन कल बैठक करने वाला है और संसद की रणनीतियों पर एक साथ चर्चा करने वाले हैं लोग। ये खबर है, आप तक पहुंचाना चाह रहा था। और प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, सामने चुनाव है, विधानसभा चुनाव। विधानसभा चुनाव में उतनी अच्छी हालत बीजेपी की नहीं दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान में भी उतनी, अगर कहें कि बिल्कुल राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार जा रही है और बीजेपी की आ रही है, तो आज की तारीख में हम ये बात नहीं कह सकते हैं। अशोक गहलोत कहीं ना कहीं रिपीट होते हुए दिखाई देते हैं। तेलंगाना देखें तो तेलंगाना में दूर दूर तक बीजेपी नहीं दिखाई देती है। एक राज्य मिजोरम है, और मिजोरम नॉर्थ ईस्ट में अभी क्या हालत है आप जान रहे हैं। मणिपुर के हालात को देख लें तो, और मिजोरम पर असर भी पड़ रहा है, तो वहां भी बीजेपी उस हालत में नहीं दिखाई दे रही। यानी कि 5 के 5 राज्य कहीं ना कहीं सूपड़ा साफ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में ये गठबंधन, जहां इंडिया नाम को किसी न किसी रूप से एनडीए में घुसाने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल की, न्यू इंडिया कह करके, अब क्या लगता है आपको कि यहां से फिर इंडिया का दबदबा और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? क्या 2024 से पहले 2023 के जो चुनाव हैं और उन चुनावों में नतीजे जो आएंगे, और ये साफ दिख रहा है कि कांग्रेस यहां लीड कर रही है, कांग्रेस उस पोजीशन पे है जहां इंडिया को लीड करे, इस गठबंधन को लीड करे, 26 दलों को लीड करे, वो दिखाई दे रहा है। ऐसे में ये चुनाव और इस चुनाव से लेकर 24 तक का जो रास्ता है और उस सफर में इंडिया को कितना मजबूत होते हुए आप देखते हैं? क्योंकि दिसंबर के बाद से परिस्थितियां बदलती हुई और दिखाई देंगी। हो सकता है जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का नाम ले रहे हैं अमलेंदु उपाध्याय जी, ओडिशा का को किनारे छोड़ भी दें, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ दल इंडिया में शामिल होते हुए दिखाई दें। देखिए राजीव जी, मेरे को ऐसा लगता है कि इंडिया को स्लीपर सेल से बचने की आवश्यकता है। 3 स्लीपर सेल हम लोगों को पता है थे, उसमें एक को डिफ्यूज कर दिया है इंडिया ने और वो इंडिया में शामिल हो गया है। अब मैं 2 की बात करता हूं। जो अभी विश्लेषण हो रहा था, मैं अपनी असहमति उससे जाहिर करता हूं। जो भारतीय ये बहुजन समाज पार्टी की बहन जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा है कि हम इंडिया के साथ भी नहीं है, हम बीजेपी के साथ भी, एनडीए के साथ भी नहीं है, लेकिन हम ये मान रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता में आने के लिए नौटंकी कर रही है। उन्होंने आक्रमण एनडीए पे नहीं किया है, इंडिया पे किया है। ये एक स्लीपर सेल है और ये स्लीपर सेल ने पिछले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में अखिलेश यादव को हराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो वोट बैंक अखिलेश यादव का था, उसी वोट बैंक के लोगों को कैंडिडेट बना के, वो जानती थी कि चुनाव नहीं जीतेंगी, लेकिन उन्होंने अखिलेश यादव को चुनाव हरा दिया था। दूसरा जो स्लीपर सेल है ओवैसी साहब का, उन्होंने भी कल स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनको इंडिया में शामिल कर दिया जाए, जिससे इंडिया का सोपड़ा साफ हो जाए, और उन्होंने भी अपने को एक्टिवेट कर दिया है। तो ये जो स्लीपर सेल्स हैं, इनसे बचने की आवश्यकता है, क्योंकि ये लोग जो हैं ये खुद जानते हैं इलेक्शन नहीं जीतेंगे। और इसीलिए राजीव जी, मैं हमेशा से कहता आया कि जो 1:1 की बात हो रही है, मैं इससे बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूं। बंगाल जैसे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश जैसे सेल में आपको एक स्लीपर सेल अपना ऐसा रखना पड़ेगा जो कि एनडीए के वोट बैंक में सेंध लगाए, क्योंकि बीजेपी के एनडीए के स्लीपर सेल इंडिया के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए 10-10, 15-15 हजार वोट को काटेंगे। उनके वोट बैंक को काटने के लिए आपको भी अपने सहयोगियों को बाहर से इलेक्शन लड़ा के उनका वोट काटना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो ब्रह्मास्त्र चला है बेंगलोर के अंदर और जिसमें आपने इंडिया का नाम दिया है, उनके दोनों स्लीपर सेल 2 दिन में जागृत हो गए हैं। उन्होंने इंडिया को और कांग्रेस को सेंध लगाने के लिए
पूरी तरह से अपने अस्त्र शस्त्र भेज दिए हैं और ये एनडीए के ही टूल किट हैं जो कि इंडिया को हराने के लिए और अपने ईडी और सीबीआई के केस को बचाने के लिए जागृत हो गए। जी, ऐसा भी हो सकता है स्वामी जी कि जैसे जैसे मजबूत होगा और एनडीए कमजोर होगा तो जो स्लीपर सेल हैं, अभी एक का नाम आप ले रहे हैं, उनकी मजबूरी हुई कि वो इधर आए, ऑर्डिनेंस सबसे बड़ी मजबूरी थी। ऐसे कुछ और मजबूरियां होंगी जिसमें दूसरे स्लीपर सेल्स जो हैं वो भी इधर जुड़ जाएं। राजीव जी, केवल ये केवल दो स्लीपर सेल नहीं, भारतीय जनता पार्टी के आधे नेता, बड़े बड़े नेता, लेकिन जिस दिन चुनाव आयोग चुनाव प्रक्रिया को शुरू करेगा, बीजेपी के आधे नेता छोड़ देंगे। और आपको पता है लखनऊ के अंदर 3 बीजेपी के बड़े नेताओं के त्रिगुट की मीटिंग हुई है, उसमें 2 उत्तर प्रदेश के राजपूत लोग हैं और एक महाराष्ट्र के ब्राह्मण हैं। और ये मीटिंग भी एक संकेत देती है, आप इन 2 स्लीपर सेल को छोड़ दीजिए, बीजेपी के अंदर भी जो जागृत लोग हैं, जो कि देशभक्त लोग हैं, जो राष्ट्रभक्त लोग हैं, जो तोड़ने की प्रक्रिया से सहमत नहीं हैं, वो भी बाहर आ जाएंगे। इंडिया तो बहुत मजबूत हो जाएगा। और मैं जो भविष्यवाणी कर रहा हूं, 1984 का चुनाव का रिजल्ट आपको मिलेगा, कहीं 2 सीट पे न सिमट जाए बीजेपी। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं मीनू जी, स्वामी जी ने बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। लेकिन यहां पर बात हम इंडिया की मजबूती की कर रहे हैं और जैसे बढ़ते हुए कदम जो हैं इंडिया के, इंडिया जो संगठन है उसकी बात मैं कर रहा हूं, उसके बढ़ते हुए कदम और उसमें सामने चुनाव, ये चुनाव कितनी मजबूती देते हुए आपको दिखाई दे रहा है। ये जितने चुनाव होंगे 5 राज्यों के चुनाव, उसकी बात कर रहा हूं। और चूंकि उसके बाद से जो अगला कदम होगा वो 2024 का होगा। पिछली बार तो पुलवामा सामने था, बहुत दुखद घटना, लेकिन राष्ट्रवाद की आंधी बह गई। ऐसी आंधी चली कि सब वहां उड़ गए विपक्ष के नेता। 303 सीटें, टोटल एनडीए को 353 सीटें, बहुत बड़ी आंधी थी। लेकिन इस बार क्या 2019 रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? जी नहीं, सवाल ही नहीं है। 2019 का जो पुलवामा जो या बालाकोट जो भी जिसके आधार पर ये जीता गया था, उस वक्त तो जनता ने प्रवाह में बह गई, बहाव में बह गई उसके। लेकिन अब जनता सवाल करती है कि उसकी सच्चाई सामने क्यों नहीं आई। पुलवामा के जो शहीद है और ये वो 300 किलो आरडीएक्स जो था वो कहां से आया था, वो आज तक नहीं बताया। और अब जनता ये सवाल करने लगी है। लोगों को लगता है कि वहां भी कुछ लोचा था उसमें, जो ये पुलवामा का जो 300 किलो आरडीएक्स वहां पे फट गया और अचानक और पता नहीं चला। उसके बारे में सतपाल मलिक जो वहां के पूर्व राज्यपाल थे, उस वक्त राज्यपाल थे, उन्होंने भी आशंका जारी की थी कि इस तरह से आरडीएक्स से लदी हुई गाड़ी कई दिन से घूम रही थी उस इलाके में। तो इससे बड़ा और प्रमाण क्या होगा। तो अब जो है पुलवामा तो का जैसा प्रभाव या जैसा बताया जा रहा है कि पुलवामा जैसी कोई और ऐसी घटना को अंजाम दिया जाएगा, तो देखिए अब जनता जो है ना मोदी जी की बात भी शक करने लगी है कि जो भी करते हैं उन्होंने पब्लिक को लगता है कि कहीं ये झूठ तो नहीं है। तो और अब आज साधन बहुत है, सोशल मीडिया के ऊपर फैक्ट चेक के बहुत साधन है, पब्लिक को ढूंढती है, जैसे चैनलों के ऊपर आके ढूंढती है। अब देखिए ना आपके चैनलों की विश्वसनीयता, जब से कल से इंडिया का जो ये शुरू हुआ है, जो ये बातचीत शुरू हुई है, इंडिया जब से बना है अलायंस, आप देखिए कि YouTube चैनल्स की व्यूअरशिप में कितना जबरदस्त उछाल आया है। आप सबकी सर्वे करके देखिए। मैंने तो कल से और आज तक कई चैनल्स को देखा कि जितने में भी इंडिया के बारे में जिक्र हो रहा है, INDIA अलायंस के बारे में जिक्र हो रहा है, वहां पे एक जबरदस्त उछाल है व्यूअरशिप में, क्योंकि पब्लिक सच्चाई एक एनालिसिस को जानना चाह रही है कि ये जो नया बना है अलायंस, इसका हमारे लिए क्या मतलब है। तो वो जो पब्लिक के लिए जो मतलब है उस अलायंस का, वो मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया पे नहीं बताएगा कोई। वो आप जैसे YouTube चैनल्स बता रहे हैं, तो पब्लिक इधर की तरफ आ रही है। तो अब जो है मोदी जी का जो भी कुछ करेंगे अब प्रेडिक्टेबल हो गया है। सॉरी, पब्लिक को लगता है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जैसे कि सतपाल मलिक तो बता भी चुके हैं कि क्या करेंगे ये, मैं यहां दोहराना नहीं चाहती हूं। सतपाल मलिक ने अपने इंटरव्यू में बताया है कि 2024 जीतने के लिए क्या करेंगे मोदी जी, तो वो बड़ा खतरनाक बात कही है उन्होंने। तो वो सतपाल मलिक भी डरो मत हो रखे हैं आजकल
तो ये जो आपने जो इलेक्शंस की बात पूछी है, जो अभी विधानसभा के इलेक्शंस होने वाले हैं, इसमें देखिए जो छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, उसमें अब तेलंगाना की भी जुड़ गया है। ये कहा जा रहा है कि यहाँ भी सरकार बनने के बहुत जबरदस्त आसार नजर आ रहे हैं कांग्रेस की सरकार बनने के, और मिजोरम का तो अभी कह नहीं सकते। तो उसमें अगर चारों जगह कांग्रेस सरकार बना ले जाती है तो देखिए जो 2024 पे इस इंडिया का जो ये गठबंधन है, इसको लीड करने के लिए कांग्रेस एक स्वाभाविक दावेदार हो जाती है। दावेदारी ना भी करे तो भी अन्य जो उसके जो और दल हैं वो इस चीज के लिए जो तैयार हो जाएंगे कि हमें इनको नेता मानना पड़ेगा। क्योंकि देखिए इंडिया बनने के बाद जो इलेक्शन होंगे वो पहले इलेक्शन होंगे इन 5 राज्यों के, और उसमें अगर कांग्रेस अपनी जीत दर्ज करती है तो डेफिनेटली ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा बूस्टर डोज साबित होगी, और उसके साथ साथ डेफिनेटली नीचे तक जाएगा उसका असर। तो वो इंडिया के लिए भी एक जो अलायंस है इसके लिए भी एक बहुत ज्यादा उत्साहजनक बात होगी, और दुगने उत्साह के साथ। और हो सकता है कि विपक्षी एकता का ग्लू और मजबूत हो, जो एक बंधन है वो और ज्यादा मजबूत होगा कि अगर हम ये 5 राज्यों में, 4 राज्यों में जितने में भी हरा सकते हैं तो अभी दिल्ली भी हरा सकते हैं, इनको दिल्ली के गद्दी से भी उतार सकते हैं। तो ये हो सकता है भाई, वो हो सकता है वो नारा लगाए भी सिंहासन खाली करो कि इंडिया आती है, जनता आती है की जगह इंडिया आती है। तो हो सकता है ये कुछ संभव नहीं है। देखिए पब्लिक के जिस वक्त, जिसको लहर कहते हैं ना, जब चलती है तो सब कुछ बह जाता है, सब धराशायी हो जाते हैं, सब मोदी और मुमकिन नामुमकिन सब अकेला सब पे भारी, सब बह जाता है, ढह जाते हैं सारे किले। और मुझे तो आसार नजर आ रहे हैं। देखते हैं अभी आगे अभी महाराष्ट्र का जो ये बैठक है वो और ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि उससे और कुछ कॉन्क्रीट निकल के आएगा। जी राजीव जी बिल्कुल। मोदी जी का नाम आ रहा है। मोदी जी क्या परेशान नजर आ रहे हैं प्रमोद जी इंडिया से? जी महाराष्ट्र को लेकर शुरू करता हूँ। जल्दी थोड़ा। सरकार में शामिल हो जाती है, उस पार्टी में डिप्टी सीएम बनने वाला व्यक्ति कहता है कि चाचा जी को संन्यास ले लेना चाहिए, उम्र बहुत ज्यादा हो गई है। तो मंत्री जिस दिन बन जाता है उसके 7 मंत्री और बन जाते हैं, और लगातार 2 दिन तक आधी सरकार विपक्ष के एक बहुत बड़े नेता हो गए फिर उनके लिए शरद पवार, उनके दरबार पे जाती है, घुटनों के बल बैठ जाती है, पैर छूती है, भगवान कहती है, और बीजेपी और शिंदे सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आता कि उनकी आधी सरकार आखिर जा क्यों रही है शरद पवार के पास। शरद पवार एक दिन अगर शामिल नहीं होते हैं पहले दिन इंडिया वाली बैठक में, तो उसका परसेप्शन बनाया जाता है कि शरद पवार हट गए हैं, नहीं जा रहे हैं, जबकि उन्होंने बिल्कुल क्लियर किया हुआ था कि भाई मैं सेकंड डे जाऊंगा। और उधर सरकार उनकी वहां जा रही है, उस पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है एक बहुत बड़ा खेल महाराष्ट्र से खेलना शुरू हुआ है। अपनी सारी पार्टी को ईडी और सीबीआई से बचा लिया है उन्होंने, सरकार में भी शामिल करा लिया है, वित्त मंत्रालय भी ले लिया है, देश की आर्थिक राजधानी का वित्त मंत्री अब उनकी पार्टी का है, सारा वित्त उनके पास, चुनाव का फंड भी इकट्ठा हो जाए, और जैसे ही चुनाव आए फिर आधी पार्टी टूट करके इंडिया में आ जाए, तब क्या? ये डर है, क्योंकि आपने ऐसा ही सिखाया है लोगों को पिछले 9 साल कि ऐसा उस पार्टी में महबूबा के साथ सरकार बनाओ, उसको मटिया मेट कर दो, टीडीपी के साथ सरकार बनाओ, उसको मटिया मेट कर दो। वही तो सीखा है इन लोगों ने भी, अब वही आपके साथ आजमा रहे हैं, तो दिक्कत हो रही है। तो मोदी जी को घबराहट होना तो स्वाभाविक है ना। परसेप्शन कैसे बदलते हैं? पहले मोदी जी जो कहते थे राष्ट्र उस पर चर्चा करता था, आज वो बंगाल पर लगातार बोल रहे हैं, कोई चर्चा नहीं हो रही। वो बिहार में इतने बड़े लाठीचार्ज पर बोल रहे हैं, कोई चर्चा नहीं हो रही। लेकिन राहुल गांधी बोलते हैं, जबकि वो कुछ नहीं है, ना संसद सदस्य हैं,
ना कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन वो बोलते हैं उसको पूरे देश पे चर्चा हो रही है। उनका जवाब वो भी देते हैं। क्या कहना चाहते हैं? मान लिया है ना उन्होंने कि ये आदमी मुझे परास्त करने की ओर बढ़ रहा है। ये धारणा जैसे जैसे मजबूत हो रही है वैसे वैसे एनडीए का कुनबा बिखरता हुआ, सिकुड़ता हुआ दिख रहा है। संख्या बल भले ज्यादा दिखा रहे हैं, लेकिन वोट बैंक और सीट दोनों शेयरिंग बहुत कम हो रही है। वो कल बता रहे थे कि हम 224 जगहों पर 50% से ज्यादा वोट लेकर जीते थे। राजीव गांधी की सरकार थी, 84 में 51% वोट मिला था कांग्रेस को, और 5 साल बाद वो घट करके 32% रह गया था। आपका तो 36 ही % है, आप भले 50 बताते हो, वो 36 कहां पर आएगा? मैं स्वामी जी की बात का समर्थन कर देता हूं कि वो 36 आपको फिर से वहीं लाएगा जहां आप 84 पर। जी बिल्कुल। दीपक पासपोर्ट जी, जल्दी से आना चाहता हूं, क्या आपको लगता है राहुल गांधी एक बड़ी चुनौती पेश कर चुके हैं? जी निश्चित रूप से उसका एक बड़ा कारण ये है कि देखिए मोदी जी का जो परसेप्शन बदला है, उनकी भाषा बदली, जिसका जिक्र मैं कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि भाई हम एनडीए किसी के खिलाफ नहीं है वगैरह वगैरह, और वो थोड़ा बहुत उन्होंने विकास की बात भी की, बताया कि सारे शोषित, वंचित, महिलाएं, दलित, आदिवासी सब एनडीए के साथ हैं। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब लोगों का भी परसेप्शन बदला है। लोग हमेशा इस बात के लिए तैयार रहते थे कि मोदी जी हर कोई ना कोई चमत्कार करेंगे, और वो इसके लिए भी तैयार रहते थे कि हमको भौचक्के हो जाना है, हमको चमत्कृत हो जाना है। लेकिन अब जो है जनता जान गई है कि मोदी जी कुछ न कुछ तो करेंगे, लेकिन हाँ अब हमको इससे चमत्कृत नहीं होना है और नहीं प्रभावित होना है। ये है राजनीतिक प्रशिक्षण जो हम लोगों तक जनता को मिल चुका है। तो अब चाहे वो कोई कुछ भी करे, चाहे बड़े से बड़ा चमत्कार कर दें, चाहे पुलवामा 2 कर दें, जो भी कर दें, कोई फिल्म ले आए अपने नाम पर, लेकिन अब लोग जान रहे हैं कि ये सब उनके गिमिक्स हैं, उनके टेक्टिक्स हैं। इसमें कोई बहुत ज्यादा जो है हमको प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। और लोगों का जो मानस है, लोगों का जो विजडम है, लोगों की जो चेतना है, उनकी जो लोकतांत्रिक जो मूल्यों में फिर से जो हम देख रहे हैं, लोग उस चीज को मानने लगे हैं। ये सब लौट रहा है राजीव जी। सबसे बड़ा जो चेंज हो रहा है जनता में हो रहा है, और सत्ता को बदलने के लिए तो हमेशा जनता ही आएगी ना। पॉलिटिकल पार्टीज का काम है चुनाव लड़ना, जीत गए तो सत्ता चलाना, हार गए तो विपक्ष में बैठना। लेकिन कौन सत्ता में बैठेगा, कौन विपक्ष में बैठेगा, ये तय करने वाली जनता है। और सबसे अच्छी बात है कि पिछले कुछ समय से जनता जो है बहुत जागरूक हो गई। जो मैंने पहले भी एक बार कहा था कि गौतम बुद्ध से उनके एक जो भद्रक जो उनके शिष्य थे, उन्होंने पूछा कि आप अपनी सारी शिक्षाओं को एक शब्द में अगर कहना चाहें तो क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा था जागरूकता। और जनता जो है वो जागरूक हो गई है। ये सबसे बड़ा खतरा जो है वो मोदी और एनडीए के लिए है, ऐसा मुझे लगता है राजीव जी। जी अमलेंदु जी, आपसे भी, क्या इंडिया मजबूत दिखाई दे रहा है? क्या राहुल गांधी ने एक अलग मजबूती विपक्ष को दे दी है? क्या राहुल गांधी ने एक अलग चुनौती मोदी जी के सामने रख दी है कि मोदी जी को इंडिया भी बोलना पड़ रहा है, डेवलपमेंट की बात भी करनी पड़ रही है? इंडिया में डेवलपमेंट और लड़ाई डेवलपमेंट की होगी दोनों साइड से। किसका डेवलपमेंट किस पर भारी है, ये लड़ाई हम देखने वाले हैं 2024 में। निश्चित तौर पर राजीव जी, अब जनता भी समझ रही है कि इंडिया का विरोध करने वाले एंटी इंडिया गैंग, तो एंटी इंडिया गैंग में कौन कौन शामिल है अब ये देखना है। इंडिया तो बन गया है, इंडिया तो बना बनाया है, इंडिया तो कभी हार ही नहीं सकता। इंडिया कभी हारा है किसी से? अरे इंडिया को बचाने के लिए तो जिताने के लिए इस देश की जनता जो है अपनी जान निछावर करने को तैयार है। तो इंडिया जो है वो तो आगे रहेगा ही, इंडिया का झंडा ऊंचा रहेगा। अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी गए थे फ्रांस, वहां भी वो नारा बुलंद करके आए हैं कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। तो ये जो है मुझे लगता है कि इंडिया ने बहुत गंभीर चुनौती एक तरीके से पेश की है, और भारतीय जनता पार्टी के सामने संकट गंभीर है राजीव जी। और देखिए ये प्रधानमंत्री की जो देह भाषा है, जो बॉडी लैंग्वेज कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में देह भाषा, कल से समझा जा सकता है, कल शाम से ही, कि प्रधानमंत्री के सुर जिस तरीके से बदले हैं, उनकी देह भाषा बदली है, हाव भाव उनका बदला है। वो सुबह कुछ और था, शाम को कुछ और था। इससे समझा जा सकता है ये क्या है। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जो बातें कर रहे हैं कि साहब वो इंडिया नाम ऐसे रख लिया और इंडिया नाम वैसे रख लिया,
ये बातें कर रहे हैं, तो यानी कि आप मजबूर हो गए हैं कि आप जो है इसमें कुछ खोज निकालने के लिए आप कोशिश करें। इंडिया का जवाब नहीं पा रहे, क्योंकि सबसे बड़ा संकट राजीव जी अब यही खड़ा हो गया है कि प्रधानमंत्री खड़े होकर कहेंगे कि क्या इंडिया भ्रष्ट है। प्रधानमंत्री जो है कहेंगे, है हिम्मत प्रधानमंत्री में कहने की इंडिया भ्रष्ट है? क्या कि दिखाए प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा से बड़ा नहीं था, क्या कि दिखाए इंडिया भ्रष्ट है या इंडिया कमजोर है, क्या कि दिखाए। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है राजीव जी, वो जुमलेबाजी बंद हो गई। तो ये संकट जो मतलब जो एक लंबी लड़ाई जो थी वो जुमलेबाजी से जो होनी थी विपक्षी गठबंधन की, उसमें इसने पार पा लिया उस जुमलेबाजी से। तो अब ये नई जुमलेबाजी क्या निकल के आती है वो देखने वाली चीज होगी, लेकिन कुल मिलाकर के जो गठबंधन बना है राजीव जी, और ये सब एकजुट रहते हैं, मुझे लगता है ये सब एकजुट रहेंगे। और जो आपस की झगड़े, जिस मैंने कहा भी, देखिए जाहिर सी बात है कि सब राजनीतिक दल हैं, सब सरकार में भी आना चाहते हैं, तो अपना हिस्सा भी बड़ा रखना चाहेंगे, इसमें कोई तो राय नहीं है। लेकिन वो हिस्सा तभी मिलेगा ना जब आप जीत करके आएंगे। तो पहली प्राथमिकता आपकी क्या है? पहली प्राथमिकता ये है कि आपका गठबंधन जीत करके आए, भारतीय जनता पार्टी सरकार से बाहर हो। पहली प्राथमिकता आपका हिस्सा नहीं है। तो ये सब समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि जो लोग भाग गए थे वो ये नहीं समझ रहे थे और ऐसे ही चले गए थे वहां घूमने फिरने के लिए कि चलो बंगलौर में अच्छी हवा चल रही है, अच्छी हवा खा करके आएंगे और ताज होटल में रह करके आएंगे, इसलिए नहीं गए। देश का भविष्य क्या होगा, इस देश के अंदर डेमोक्रेसी का रास्ता क्या होगा, इसको तय करने के लिए गए थे। और स्पष्ट रूप से गए थे, मतलब दिमाग अपना जो था वो दिमाग की खिड़कियां थी वो खुली रख करके गए थे, और दिमाग की खिड़कियां जो खोल कर ही आए हैं। तो वो सारे झगड़े जो बताने की हमारा मीडिया कोशिश कर रहा है, तो वो सब जो इस मीडिया की उपज है। और हम लोग भी राजीव जी जानते हैं कि हम लोग भी जो है वो टास्क अपने रिपोर्टर्स को दे दिया करते हैं कि आज कुछ नहीं है, सब खाली तो बनाओ कुछ खबर इस तरीके की तो चल जाए। तो चल जाए वाली खबरें जो चल रही हैं तो चलती रहेंगी 2024 तक राजीव। तो इन खबरों पर तो मजा लिया जा सकता है, केवल इंडिया ने गंभीर चुनौती को पेश कर दी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और उसी बनाओ खबरें में से जो स्टेज पे नहीं है वो नाराज है, और वो हम देख रहे थे। क्लोजिंग कमेंट जल्दी से चाहूंगा प्रशांत टंडन जी, क्या एक अलग चुनाव देश जा रहा है? ये चुनाव एक अपने आप में 2014 का चुनाव नहीं, 2019 का चुनाव नहीं, ये 2024 का चुनाव है। और 16, 17 और 18 तारीख की मीटिंग और खासकर इंडिया और एनडीए की मीटिंग के बाद परिस्थितियां बिल्कुल बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या देश में एक अलग चुनाव 2024 देखेगा? राजीव जी, जितना पिछले 9 साल में या 10 साल में जब से ये कैंपेन शुरू हुआ अन्ना हजारे का या उसके पहले उसके बाद, तो सबसे बड़ी चुनौती आइडिया ऑफ इंडिया को आई और उसको लेकर अपोजिशन पार्टियां बहुत संकट में थी। आप देखिए, केवल राहुल गांधी ही बोल पा रहे थे आरएसएस के खिलाफ। वैचारिक लड़ाई केवल राहुल गांधी ही लड़ पा रहे थे, बाकी लोग या तो डर गए थे या उनको समझ में नहीं आ रहा। दूसरे व्यक्ति जो लड़ रहे थे बराबर वो थे लालू यादव, लेकिन उनका स्वास्थ्य खराब था। अब अच्छा स्वास्थ्य हुआ है किडनी रिप्लेसमेंट के बाद, तो वो उनकी आवाज हमको सुनाई दे रही है। तो लोग बोलना बंद कर चुके थे। इतना अन्याय, सरेआम लिंचिंग हो रही है, सरेआम कुछ भी कहा जा रहा है किसी को, दलितों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ। मणिपुर में आप देखिए कि बहुत भयानक वीडियो सामने आया है। तो एक महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया गया है, 2 महिलाओं को। इस तरीके के वीडियोस आ रहे हैं हमारे पास। हम देख रहे थे कि कैसे कठुआ में बच्ची के साथ रेप हुआ और बलात्कारियों को छुड़ाने के लिए तिरंगा लेकर राज्य सरकार के मंत्री जुलूस में निकले। ये तमाम कुछ झांकियां हैं बहुत ही भयावह। जैसे हाथरस में रेप कांड हुआ, बहुत सारे ऐसे घटनाएं हुई हैं। तो आइडिया ऑफ इंडिया को बहुत बड़ी चुनौती मिली थी और लोग इसको लिख रहे थे, बोल रहे थे कि क्या वो भारत जिसकी परिकल्पना भारत का संविधान करता है, जो वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होता है और जिसमें डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल की बात है, भाईचारे की बात, जस्टिस की बात है, इंसाफ की बात है, बराबरी की बात है, वो इंडिया रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा? क्या इस देश में चुनाव होंगे कि नहीं होंगे? क्या ये पुलिस राज बन जाएगा? ईडी जिसको भी चाहेगा वो बंद कर देगा? और खासकर राहुल गांधी के संसद से बर्खास्तगी के बाद
ये सवाल और ज्यादा मुखर हो गए थे कि होगा क्या, क्या डिक्टेटरशिप हो जाएगी, क्या चुनाव होंगे कि नहीं होंगे। बेंगलुरु से जो हुआ है उसने एक बड़ा हौसला भारत के लोगों को दिया है कि इतने बड़े राजनीतिक दल जिनका जनाधार है, जो मुख्यमंत्री हैं या मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राज्यव्यापी उनका कई राज्यों में उनका जनाधार है, वो लोग एक मंच पर आए हैं और चुनौती को स्वीकार किया है। तो ये बात ही केवल आधा जो युद्ध है वो जिता देती है। जब आप तय करते हैं कि हम लड़ेंगे तो आप अपनी जीत के लिए एक बड़ा कदम उठा लेते हैं। अभी तक ये हो नहीं रहा था कि हम लड़ेंगे भी। जी बिल्कुल। तो ये एक बड़ी मैं कहूं कि सुखद घटना है कि देश में चुनाव, देखिए कोई हारे कोई जीते, हमसे इससे मतलब सरोकार तो है, लेकिन हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। लेकिन लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव हो, ये नहीं हो कि एक मीडिया और चुनाव आयोग और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और पुलिस और कुछ उद्योगपति हजारों करोड़ की थैलियां लेकर एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़े हों और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के पास कुछ भी ना हो। बिल्कुल। ये चुनाव जो है वो चुनाव नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि कल अब जब ये गठबंधन सामने आया इंडिया, तो ये एक बराबरी का चुनाव जो है इस देश में होगा। अब नतीजा जो भी हो। और दूसरी एक आखिरी बात, देखिए राजीव जी, चुनाव को आप अभी 77 की बात कर रहे थे प्रमोद जी, लेकिन 77 से लेके अब तक के चुनाव देखिए, परसेप्शन पे चुनाव लड़े, जीते और हारे जाते हैं। अभी कर्नाटक में भी हमने देखा बीजेपी और आरएसएस की और कांग्रेस की कर्नाटक में जो आप कहें कि संसाधन में कोई मेल नहीं आज भी, लेकिन कांग्रेस चुनाव जीत लिया वहां पे परसेप्शन पे। 40% सरकारा, नंदिनी, इन सब मुद्दों पे चुनाव जीत लिया। तो ये परसेप्शन चुनाव जिताते हराते हैं, और बाकी जो वोट शेयर और सीटें और पन्ना प्रमुख और आरएसएस 24 घंटे